अच्छा चलें जी, मोहतरम कल ये अपलोड कर दिया गया था IFRS 8 में जो पैरास हाईलाइटेड हैं, इनको जरा नजर भी मार लें। इसके अलावा किसी और स्टैंडर्ड में इस तरह हाईलाइट करके अपलोड करना हुआ तो मैं खुद बता दूंगा। पैरा नंबर 2 था, इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि इन कंपनीज ने अपने आप को IFRS 8 लगाना है, याद आ रहा है? अच्छा, पैरा नंबर 5 में तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की 3 बातें लिखी हुई है ना कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद पैरा नंबर 6 के अंदर कॉर्पोरेट हेड ऑफिस वगैरह बताया गया था कि ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता। इसके अलावा पैरा नंबर 12 के अंदर कल जो हमने जाते जाते कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, मैंने सिर्फ हेडिंग हाईलाइट की और इसके 5 पॉइंट हाईलाइट्स किए हैं, क्लियर? याद है कल जाते जाते पढ़ी थी? एग्रीगेशन का क्राइटेरिया, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में 10% टेस्ट कितनी चीजों पे लगाने हैं? 3 चीजों पे, और इसके बाद 10% टेस्ट के बाद 75% टेस्ट पे लगाना है। ये अपलोडेड है सारा। और इसके अलावा डिस्क्लोजर शुरू हो गए, देखे यार, यहाँ से डिस्क्लोजर शुरू हो गए। अब नहीं, IAS 38 में पैरा नंबर्स काफी थे, जरूरत महसूस हुई मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ये एक तो वॉल्यूम 2 जाने तो बाद में जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने जाते जाते करवाई थी। जनरल इन्फॉर्मेशन पैरा 22 में भी अवेलेबल थी। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, आप बता दें आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहे हैं और उनमें नेचर क्या है बिजनेस की, और आपने किस बेस पे जजमेंट लगाई है। अगर एग्रीगेशन क्राइटेरिया किया है तो एग्रीगेट जैसे कल हमने किसको किया था? बेकरी को किया था और रेस्टोरेंट को। और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और हाँ, ये था फैक्टर्स, यानी आपने किस बुनियाद के ऊपर अलग अलग किया सेगमेंट्स को। कुछ लोग प्रोडक्ट्स की बुनियाद पे करते हैं और कुछ लोग जियोग्राफिकल एरिया की। बहरहाल ये पैरा 22 में इंपॉर्टेंट नहीं था जनरल इन्फॉर्मेशन। हाँ, पैरा 23 इंपॉर्टेंट था। पैरा 23 क्या क्या चीजें बतानी है, और पैरा 24 भी सेगमेंट एनालिसिस वाला डिस्क्लोजर। और इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन किन किन चीजों की बनती है। ये एक और मैंने पैरा 20 में हाईलाइट कर दी है, ये वो एसिमेट्रिकल एलोकेशन आपको याद रहे जरा, जो कल जाते जाते बात की थी। अच्छा, इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन आपको पता है किस किस की बनती है? रेवेन्यू की, प्रॉफिट्स की, जल्दी बैठे जरा, रेवेन्यू की, प्रॉफिट्स की, एसेट्स की, और ये कम से कम रिकॉन्सिलिएशन है, ज्यादा बनाना चाहें आपकी मर्जी है। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, इसमें कितने किस्म के थे? 3। एक तो प्रोडक्ट्स आप नहीं बताते कौन कौन सी हैं। नंबर 2, कल डिसीजन ट्री बनाया था। ज्योग्राफिकल एरियाज यानी कि नॉन करंट एसेट्स और रेवेन्यू, बाहर के मुल्क में कितने और पाकिस्तान में कितने, और इंफॉर्मेशन अबाउट, बस ठीक है, आगे कुछ भी नहीं। अच्छा, ओहो ये गलत जगह पे चला गया। हाँ, MCQs निकालें, इसमें एक MCQ से डिस्कस करने वाला है, बाकी नहीं है। कौन सा है? किधर है IFRS 8? ये पास पेपर का क्वेश्चन 2 नहीं करना अभी आपने, ये मैंने आपको फाइनल अकाउंट के बाद कराना है। जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, ये एक सवाल है। ये सवाल स्टैंडर्ड के पैरा से देख लीजिएगा। ये बात कोई नहीं लिखी हुई थी, विच इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। CODM वाली बात थी, बिल्कुल थी। रेवेन्यू और खर्चों वाली बात थी, और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये वाली बात नहीं थी। स्टैंडर्ड के पैरा से पता चल जाएगा आपको। इसके बाद IFRS 8 shall apply to listed companies, any company reporting under IFRS that wishes to provide the information, all other companies reporting under IFRS। सारी बातें गलत हैं, ये लिस्टेड कंपनीज वाली बात सही है। सुने क्यों? हमने पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनीज ने या जो लिस्टिंग के प्रोसेस से गुजर रही हैं, उन्होंने अपने आप को जो है IFRS 8 लगवाना है। अब देखें, एनी कंपनी रिपोर्टिंग अंडर IFRS, जो मर्जी कंपनी IFRS को फॉलो करे, जो वो स्टैंडर्ड लगाए। और नहीं भाई, ये जरूरी नहीं है, वो तो प्राइवेट कंपनीज भी IFRS को फॉलो करती हैं। उसके बाद लिखा था ऑल अदर कंपनीज रिपोर्टिंग अंडर, ऑल अदर का मतलब है इन दोनों के अलावा सारी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल अदर नहीं, बल्कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज। यार ये एक बात थी, इसको जाते जाते मैंने की थी, ये वाज़ेह तौर पे ना किताब में कहीं लिखी नहीं हुई, लेकिन ये जाते जाते मैंने आपसे की थी। क्या हेड ऑफिस के खर्चे केमिकल में, सोडा ऐश में, पॉलिएस्टर में माइनस किए जा सकते हैं? हर चीज की इजाजत है अगर CODM चाहे। अगर CODM चाहता है कि हेड ऑफिस के खर्चे भी थोड़े थोड़े जगह जगह माइनस करके मैं डिसीजन लूं, तो इट्स अप टू हिम, कैन भी किए जा सकते हैं। इस स्टैंडर्ड में जब खर्चे एलोकेट करने की बारी आती है, तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कल जो जाते जाते आपसे बात की थी। हत्ता के स्टैंडर्ड में एसिमेट्रिकल एलोकेशन की भी इजाजत है कि जनरेटर को आप जो है वो शो ना करो सेगमेंट्स में, जनरेटर की डेप्रिसिएशन को सेगमेंट्स में डाल दो।
ये बात की थी कल। तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन एनी, मस्ट नॉट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, करना चाहे कर सकते हैं। मस्ट बी एलोकेटेड, मस्ट भी जरूरी नहीं है कि सेल की बुनियाद पे एलोकेट करें, मस्ट भी जरूरी नहीं है। मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट, ना प्रॉफिट की बेस पे सेगमेंट्स को एलोकेट करना जरूरी है, ना सेल की बेस पे खर्चों को सेगमेंट को एलोकेट करना जरूरी है, ना जरूरी दर जरूरी है, बल्कि चाहें तो कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आसान था, ये कल जाते जाते पढ़ा था। कौन सा पैरा था ये एग्रीगेशन वाला स्टैंडर्ड में? ओरिजिनल स्टैंडर्ड में कौन सा पैरा था एग्रीगेशन का? पैरा नंबर 12। तो ये पैरा 12 आप देख लीजिएगा, वहां से आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसमें स्टाफ नंबर्स वाली बात गलत थी। तो ये ऐसी चीजें अगर भूल भी जाएं पेपर में तो कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड खोल के बंदा देख सकता है। अच्छा, कंसोलिडेशन की बात कल चल रही थी, इसमें आ जाए। एमसीक्यू नंबर 1 मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 पे तो इतनी डिटेल से बात हुई थी नॉर्मल क्लास के अंदर भी, बल्कि अपनी किताब खोल के मैं डिस्कस कर लेता हूं फिर। एमसीक्यू नंबर 1 किताब में देखो, ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, यहां नहीं देखना, पैरा 5 देख लो। जो रेवेन्यू कमाए या खर्चे करे, सीओडीएम उसके रिजल्ट्स देख रहा हो और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ये 3 बातें थी। और एमसीक्यू नंबर 1 कहता है कि रेवेन्यू और खर्चे भी कर रहा हो, सीओडीएम भी चीजें देख रहा हो, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन भी हो, और उसको सब सेपरेटली टैक्स लगता हो। ये पता नहीं इसने कहां से बात निकाली है, कम से कम स्टैंडर्ड के पैरा 5 में तो ये बात नहीं दी हुई। तो इन 3 बेसिस पर डिसीजन लेना है। क्या चीज? ऑप्शन नहीं थी 1, 2 और 3 की, 1 to 3, 1 to 3 ओनली। ये बोले बी टिक होगा ना ये 1, 3 नहीं लिखा हुआ। ओके मोहतराम, इधर देखें, फिलहाल आपको क्या फील हो रहा है कि पेरेंट और सब्सिडरी में मैंने दीवार खड़ी कर दी है? क्या पेरेंट और सब्सिडरी सेपरेट हैं या एक हैं? क्या पेरेंट और सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं या कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अगर पेरेंट और सब्सिडरी सेपरेट हैं तो क्या डेटर सरासिफ और डेटर इंजमाम की बात मैं नहीं कर रहा, क्या इसकी किताबों में लोन रिसीवेबल और इसकी किताबों में लोन पेएबल नजर आने की तुक बनती है? डज इट मेक सेंस? बिल्कुल। जहां तक ताल्लुक है इनकी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जहां तक ताल्लुक है ये पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये यूफोन की सेपरेट। जहां तक ताल्लुक है इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो इसमें पीटीसीएल को बताना चाहिए कि मैंने सरासिफ से इंटरनेट का बिल लेना है और मैंने सब्सिडरी से उधार के पैसे लेने हैं, और सब्सिडरी को कहना चाहिए कि मैंने इंजमाम से पोस्ट पेड मोबाइल बिल के पैसे लेने हैं और मैंने पीटीसीएल को उधार वापस करना है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये 1, 2, 3, 4 चारों चीजें आनी चाहिए जो कल आपसे डिस्कस हुई थी। लेकिन जिस वक्त मैं कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूंगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कल आपको बताई थी। जिस वक्त मैं कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूंगा, एक थर्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज कॉल्ड एज, उस वक्त मैं एक अजम्पशन लिया करूंगा, वो अजम्पशन बोलें सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, सिंगल इकोनॉमिक, और उर्दू में तुम दोनों तो एक हो, सिंगल इकोनॉमिक। तो फिर ऐसी सूरत में इन दोनों के दरमियान जो भी चीज है उसको फारिग करें और इनको समझें ये दोनों, अगर ये दोनों एक हैं तो कहां के पैसे लेने और कहां के देने, लेना देना खत्म करें। और हाँ, वो जो दूसरे वाले डेटर्स हैं दे विल स्टिल कीप ऑन अपीयरिंग, वो तो नजर आते रहेंगे। क्लियर? ओके अच्छा जी, कुछ और एग्जांपल्स जिसमें हम उनको सिंगल इकोनॉमिक यूनिट समझते हैं। सिंगल लीगल यूनिट नहीं है ये, लीगली पीटीसीएल एससीसीपी में अलग रजिस्टर्ड है और यूफोन एससीसीपी में अलग रजिस्टर्ड है। अब जी आपके सामने पीटीसीएल की बैलेंस शीट आती है और आपके सामने यूफोन की बैलेंस शीट आती है, ठीक है जी। इधर देखो पीटीसीएल की बैलेंस शीट,
पीटीसीएल की बैलेंस शीट में एसेट्स हैं और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड, ये पीटीसीएल की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग है। जिस दफ्तर के बाहर लिखा हुआ है पीटीसीएल ऑफिस, पीटीसीएल की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग है 70 की, और यूफोन की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग होगी। यूफोन के एसेट्स के अंदर आपको नजर आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 12 की। ये यूफोन की लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कराची के अंदर है, ये 12 बिलियन की है, और पीटीसीएल की लाहौर के अंदर है, ये 70 बिलियन की लैंड एंड बिल्डिंग है। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे मूव करें तो एसेट्स में पीटीसीएल ने एक और एसेट शो किया हुआ है, डेटर। डेटर जो है वो आ रहा है यूफोन का। यूफोन वालों ने पीटीसीएल वालों से कहा हुआ था, यार सुने आपका जो है वो ब्रॉडबैंड बड़ा जबरदस्त है, बल्कि आपने तो सुना है केबल नेटवर्क भी चला दिया है, तो अब तो केबल नेटवर्क भी आपने चला दिया, आपका ब्रॉडबैंड भी बड़ा जबरदस्त है। तो यूफोन ने कहा कि ये हमारे 4G शोरजी कभी फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आप नेट चलें, आप काम लगवा लेते हैं। अब साल के एंड पे पीटीसीएल ने बिल भेजा इंटरनेट का, अभी तक यूफोन ने पे, क्योंकि बिल पे दिन लिखे होते हैं, 4-5-10 दिनों में पे कर देना। तो डेटर यूफोन आ रहा है इसकी किताबों में, मिसाल के तौर पे 3 का, इसकी किताबों में लायबिलिटी के अंदर नजर आ रहा होगा पेएबल, क्रेडिटर या लायबिलिटी जो मर्जी, कितना क्रेडिटर, कौन? पीटीसीएल 3। नाउ ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? ये किसकी हैं? ये किसकी हैं? क्या इन दोनों में दीवार खड़ी है? इस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई हरज वाली बात नहीं है, जो मर्जी करें आप, आपस के रिसीवेबल पेएबल शो करने की इजाजत है, क्योंकि ये सेपरेट अकाउंट्स हैं। बल्कि पता होना चाहिए पीटीसीएल को कि कितने पैसे इसने यूफोन से लेने हैं। जब साल का एंड आए तो पीटीसीएल के अकाउंटेंट को यूफोन का अकाउंटेंट ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच करेगा। अब पीटीसीएल का अकाउंटेंट एक हाथ के अंदर ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ेगा और दूसरे हाथ के अंदर ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ेगा, और पीटीसीएल और यूफोन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने रखेगा, और सामने रखकर कंसोलिडेशन शुरू करेगा। और जब कंसोलिडेशन शुरू करेगा तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने से पहले एक कैंसलेशन की एंट्री करनी पड़ेगी, एक कैंसलेशन की एंट्री पड़ेगी। कैंसलेशन की एंट्री क्या करनी पड़ेगी? ये कह रहा है मैंने बीवी से 3 लेने हैं, ये कह रहा है मैंने बीवी से 3 लेने हैं, सेपरेटली बात कर रहा है। यानी इसका मुंह इधर है, बीवी का मुंह उधर है, तो ये इधर इधर मुंह करके बात कर रहे हैं, मैंने बीवी से 3 लेने हैं, और बीवी इस तरफ मुंह करके कह रही है हाँ 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 मैंने तुम्हें 3 देने हैं, हाँ मैंने तुम्हें 3 देने हैं। ये सेपरेट कमरों में बातें हो रही हैं, ठीक है, सेपरेट कमरों में बातें हो रही हैं, लेकिन वक्त ऐसा है कि खामोशी छाई हुई है, तो आवाजें पहुंच रही हैं कमरों को क्रॉस करके। तो शोहर क्या कह रहे हैं? मैंने तुमसे पैसे लेने हैं। बच्चे बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। बीवी दूसरे कमरे में क्या कह रही है? हाँ मैंने पैसे लेने हैं, आई एग्री टू इट। तो पीटीसीएल और यूफोन की सेपरेट बात है ये। लेकिन जब आप क्या शुरू करने लगे हैं, तो बत्तियां देख रहे हैं, बुझा दो सारी। अच्छा, तो जब हम क्या शुरू करने लगे हैं? कंसोलिडेशन शुरू करने लगे हैं। तो एक कैंसलेशन की एंट्री होगी, इसे कहेंगे कैंसलेशन। आपस के बैलेंसेस क्या करेंगे? कल उधार दिया हुआ था और आज सर्विसेज बेची है पीटीसीएल ने अपनी यूफोन को, कल उधार दिया हुआ था। तो यार कैंसलेशन लैंड एंड बिल्डिंग कैंसिल नहीं करनी कि तेरी लैंड एंड बिल्डिंग तू लेके आ, मैं अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को लेके आऊं, चल लड़वाएं। कुकड़ है, लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, उसकी अपनी लैंड एंड बिल्डिंग है, इसकी अपनी लैंड एंड बिल्डिंग है, और माने ना माने दोनों के पास मिला के 82 की लैंड एंड बिल्डिंग है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये दोनों की अपनी अपनी है, ठीक है। जैसे शोहर के जेब में अपने पैसे पड़े हो, बीवी की जेब में अपने पैसे पड़े हो, तो ये दोनों के अपने अपने पैसे हैं। लेकिन ये वाला क्या है? ये रिसीवेबल है एक की नजर में और दूसरे की नजर में पेएबल है। अब कैंसलेशन वाली जो एंट्री है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने लगी है या सेपरेट में? ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होने लगी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फिगर काटने की इजाजत नहीं है। ये कंसोलिडेटेड जो एंट्री है सिर्फ समझने के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो रही है। वो क्या एंट्री होगी? ये कहेगा मैंने पैसे नहीं लेने, ये कहेगा मैंने तेरे से पैसे। ये सिर्फ कंसोलिडेशन के वक्त बातें हो रही होंगी, जिस वक्त ये दोनों सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है, जिस वक्त ये दावा किया जा रहा होगा कि ये ना करो ऐसे कर दो, कि पीटीसीएल और सब्सिडरी एक हैं, उस वक्त ये बात शुरू होगी कि यार अगर ऐसे है ना सेपरेट तो फिर तो ठीक है। ये कह रहे हैं मैंने 3 रिसीव करने हैं
और ये कह रहा है मैंने 3 पे करने हैं। यहां तक तो बात ठीक है, बट जब बात बढ़ जाए ना और ऐसे हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये आपस के रिसीवेबल पेएबल कंसोलिडेशन में नजर नहीं आने चाहिए। तो अब शोहर कहेगा मैंने तेरे से 3 नहीं लेने, डेटर डेबिट बैलेंस होता है, मैंने एसेट्स में डाला हुआ है, डेटर डेबिट होता है इसको खत्म करने के लिए। तो शोहर कहेगा मैंने तेरे से 3 नहीं लेने, तो बीवी ऑटो पे लगी होगी, बीवी बोलेगी मैंने कौन से देने, ऑटोमेटिकली आवाज निकला करेगी, इसके लिए बुलवाना नहीं पड़ेगा आपको। तो क्रेडिटर पीटीसीएल, तो बीवी कहेगी मैंने भी पैसे कोई नहीं देने थे। लेकिन प्रैक्टिकली ये लोग सेपरेटली एक दूसरे को देते हैं, लेकिन साल के एंड पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए हम इनको कहते हैं तुम दोनों समझ लो एक ही हो। अगर एक ही हो तो फिर आपस के रिसीवेबल पेएबल शो करना मुनासिब बात नहीं है, जेब नहीं देती, नाजेबा सी बात होगी जी। आप बता दें जब ये एंट्री हो जाएगी तो पीछे बचा क्या, पीछे बचा क्या, लैंड एंड 70 जमा 12 कितना हो गया जी, बस डेटर वगैरह बैलेंस शीट में नजर नहीं आएंगे। तो अब आप ऐसा करें, ये लिख लें कहीं अपने रजिस्टर पे बड़ा बड़ा, कंसोलिडेशन में पेरेंट और सब्सिडरी के आपस के रिसीवेबल कैंसिल किया करने हैं, और ये कैंसिल करते करते मुझे लगता है 14-15 दिन हमारे गुजर जाने हैं, और ये कैंसिल ही करते रहने हमने। कंसोलिडेशन में पेरेंट और सब्सिडरी के आपस के रिसीवेबल और पेएबल बोले कैंसिल किए जाएंगे। कंसोलिडेशन में पेरेंट और सब्सिडरी के आपस के रिसीवेबल और पेएबल कैंसिल किए जाएंगे। हम वर्किंग में पोस्ट किया करेंगे, बिल्कुल वर्किंग में किया करेंगे पोस्ट इस एंट्री को। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि कौन कौन से रिसीवेबल पेएबल लिख लें, हर किस्म के, हर किस्म के रिसीवेबल पेएबल, हर किस्म के रिसीवेबल पेएबल, हर किस्म के रिसीवेबल पेएबल। यूफोन ने सुबह सुबह फोन किया और पीटीसीएल और भाईजान सफाई करने वाले बंदे नहीं आए हमारे। पीटीसीएल ने कहा सफाई करने वाले बंदे हमारी तरफ से, सफाई करने वाले बंदे हमारी तरफ से, सफाई नहीं करेंगे, सफाई करने वाले बंदे हमारी तरफ से। तो सफाई करने के लिए वो 3-4 जमादार पीटीसीएल ने भेज दिया। पीटीसीएल उस सर्विस के पैसे मांगेगा और सब्सिडरी उसके पैसे देने के लिए अपने आप को लायबल फील करेगा। हर किस्म के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल किया करेंगे। ओके, चलिए पहला सवाल निकालें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, पेज नंबर बता दें। अच्छा, मुझे एक सवाल का, पेज 505, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये मैं बिल्कुल एक नया सवाल पूछ रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट ये इनमें है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सेपरेट की बात हो रही है, कंसोलिडेटेड की। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब कभी पीटीसीएल जाके यूफोन को खरीदा करेगी, जब कभी पीटीसीएल, भाई अगले हफ्ते टर्म टेस्ट है, मजबूरन हमें कल भी शायद क्लास रखनी पड़े, जब कभी पीटीसीएल जाके यूफोन को खरीदा करेगी, तो जैसे ही पीटीसीएल यूफोन को खरीदा करेगी तो मोहतरम एक सवाल आया करेगा हमारे जहनों में कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। अच्छा, पीटीसीएल अगर लैंड खरीदे क्या जनरल एंट्री होती है, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट। पीटीसीएल अगर बायोलॉजिकल एसेट खरीदे क्या एंट्री होती है, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। पीटीसीएल अगर यूफोन के शेयर्स खरीदे तो क्या एंट्री होगी, शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट बोलें। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट ज्यादा अच्छा लगता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। तो पीटीसीएल अपनी सेपरेट किताबों में क्या एंट्री करेगी, मेरी लैंड डेबिट कैश। पीटीसीएल भैंस खरीदेगी क्या एंट्री करेगी, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश, दूध के लिए खरीदी है, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। पीटीसीएल सॉफ्टवेयर खरीदेगी क्या एंट्री करेगी, सॉफ्टवेयर डेबिट कैश क्रेडिट। पीटीसीएल किसी के शेयर खरीद लेगी क्या एंट्री करेगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। अगला सवाल, ये जो एंट्री करेगी पीटीसीएल अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है पीटीसीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेपरेट वाली में करंट में नजर आ रही होंगी, नॉन करंट में। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप सब्सिडरी को यूफोन को खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, तो 2-3 महीने के लिए नहीं खरीदा जाता, पूरी कंपनीज आप खरीद रहे हैं तो आप ऐसी सूरत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये कहाँ नजर आएंगी, नॉन करंट एसेट्स में। तो प्रेफरेंस शेयर्स अभी हमने नहीं पढ़ने, शेयर्स खरीद के बेच देने हो तो आईएफआरएस 9,
वो पढ़ना है हमने। जर्नल एंट्री क्या होती है जी? पीटीसीएल bought 80% shares of Ufone by paying 70 million. Past journal entries in the books of PTCL. Journal entries in the separate books of PTCL. पहले जरा सेपरेट वाली अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं, फिर कंसोलिडेशन इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे 2-3 मिनट बाद। Past entry in the separate books of PTCL. Parent company कौन होती है? It is a company which buys the shares of. On buying the shares, PTCL will pass the following entry in its individual books. Individual की जगह separate financial statements. क्या एंट्री करेगी जी पीटीसीएल? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा छोड़ें यार, उस सवाल के डेटे को छोड़ें, स्क्रीन पे देखते रहिएगा जरा। नहीं वो मैं बात करूंगा, स्क्रीन पे देखते रहिएगा। इधर देखें, मैंने किसकी बैलेंस शीट आपसे छुपा दी है? 2 बैलेंस शीट्स थी ना हमारे पास, एक पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी और एक सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। मैंने किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे छुपा दी हैं? सब्सिडरी की। और आपको सिर्फ किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं? पेरेंट की। अच्छा जी, मुझे बताएं एक्विजिशन डेट क्या है? पेरेंट एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी और 31 दिसंबर 12। एक्विजिशन डेट क्या है? मैंने किस दिन बाय किया है? और यार मुश्किल लफ्ज लग रहा है तो परचेज की डेट। पेरेंट ने किस दिन यूफोन को बाय किया? और कंसोलिडेशन डेट कोई बता दे बंदा। वही सेम डेट है। कल कोई सवाल करेंगे जिनमें डेट डिफरेंट हो। फिलहाल जिस दिन हमने सब्सिडरी को खरीदा है उसी दिन हमने क्या करनी है? इसकी कंसोलिडेशन करनी है। एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेस बन रही है टॉपिक की। अच्छा पीपी नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हैं, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह नजर आ रही हैं। ये जो होता है ना शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये अक्सर आपसे बात हो चुकी हुई है, ये हर कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आ रही होती हैं चीजें। शेयर कैपिटल क्या होता है? पीटीसीएल जब कभी शुरू बनी थी ना, पीटीसीएल जब कभी बनी थी तो उसका ये शेयर कैपिटल था, यानी ओनर घर से इतना पैसा लाए थे। पीटीसीएल फर्ज करें आज के बाद मैं कहता हूं, एज्यूम करता हूं पीटीसीएल 1970 पे बनी थी। तो पीटीसीएल जब 1970 में, यार कहानियां बड़ी जोर से सुननी है और याद भी रखनी है। पीटीसीएल जब 1970 में बनी थी तो पीटीसीएल जैसे ही बनी थी तो पीटीसीएल ने ऐलान किया था मुझे पैसा चाहिए। तो बाबा रशीद, बाबा अंजुम, बाबा खीर सारे अपने घरों से थोड़े थोड़े पैसे लाए थे तो पीटीसीएल बन गई थी। तो ये शेयर कैपिटल है पीटीसीएल का अपना। फिर कई दफा कंपनीज ऐसा करती हैं यार कि शेयर प्रीमियम भी शेयर कैपिटल का एक हिस्सा होता है। ओनर से कहती हैं थोड़े से पैसे घर से और ले आओ, थोड़े से पैसे घर से और ले आओ। तो मिसाल के तौर पे कंपनीज उसे शेयर देती हैं 10 रुपए का और उससे मांगती हैं 12 रुपए। इसका मतलब है 2 रुपए कंपनी क्या मांग रही है? प्रीमियम मांग रही है। तो यार ऐसे ही समझने के लिए, ये तो पता नहीं मैं एक फाइनल अकाउंट रिवाइज कराना शुरू कर दिया। जब कभी पीटीसीएल बनी होगी ना, बहुत पुरानी बात है, तो पीटीसीएल ने यूफोन को खरीदा, ये अलग बात है। मैं जरा आपको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम बता रहा हूं क्या होता है समझाने के लिए। जब कभी पीटीसीएल बनी होगी ना तो पीटीसीएल ने शेयर इशू किए होंगे 40,000 के और उन शेयर्स के मुंह पे लिखा होगा 40,000। लेकिन पीटीसीएल ने कहा होगा मैं स्ट्रांग कंपनी हूं तो आप ऐसा करो घर से पैसे 70,000 लाओ। अब अगर लोग पीटीसीएल पर रिलाय करके पैसे घर से ले भी आए तो कंपनी के शेयर्स के ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी होती है इसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। यार ये एक मिनट चलें, छोड़ें इसको, ये ना बिल्कुल 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 कंसोलिडेशन की बात नहीं है। ये फाइनल अकाउंट की एक बात आपसे करने लगा हूं। फाइनल अकाउंट के अंदर हम पढ़ेंगे शेयर्स जो हैं उनकी फेस वैल्यू होती है मिसाल के तौर पे 10 रुपए। शेयर की फेस वैल्यू होती है 10 रुपए। क्लियर? ये शेयर्स एट पार भी होते हैं या एट फेस वैल्यू, जिससे मैं कहूं एट फेस वैल्यू भी होते हैं। ये शेयर्स एट प्रीमियम भी होते हैं, एट प्रीमियम भी होते हैं। पार और प्रीमियम का क्या मतलब है? एक मिसाल समझ लें। आप गए क्या कहते हैं चिड़ियाघर, चिड़ियाघर आप गए, टिकट के ऊपर लिखे हुए थे 10 रुपए। आपने उसे कहा यार टिकट मुझे दे दो, उसने कहा आप 10 रुपए दें, तो उसने आपको 10 रुपए की टिकट दे दी। आप अंदर गए, चिड़ियां देख के वापस आ गए। ये तो हो गया एट पार, यानी टिकट पे कितने लिखा हुआ था? 10। आपसे कितने मांगे? 10। आपने कितने दिए? तो कहा जाएगा ही हैज इशूड द टिकट एट पार वैल्यू या एट फेस वैल्यू। अगले दिन आप दोबारा गए, आपने कहा जानवर देखूंगा। अच्छा, अब अगले दिन जब आप दोबारा गए आपने कहा यार चिड़ियाघर की टिकट, उसने कहा आज अंदर इंजमामुल हक आया हुआ है और वो बैट पकड़ा हुआ है उसने, उधर से वसीम अकरम बॉलिंग करा रहा है। आज टिकटें प्रीमियम पे मिल रही हैं। आपने कहा जरा टिकट दिखाओ, टिकट पे 10 रुपए लिखे हुए थे, प्रिंट 10 रुपए हुए हैं टिकट के ऊपर। आपने कहा नहीं यार मुझे टिकट दिखाओ, टिकट पे 10 रुपए हैं और जो है वो तू मांग रहे हैं मेरे से 13 रुपए।
तू किस चीज के 13 रुपए मांग रहा है? कहते हैं मैं 3 रुपए प्रीमियम मांग रहा हूं, मैं 3 रुपए प्रीमियम मांग रहा हूं। नहीं लेना ना लो, तुम्हारी मर्जी, नहीं लेना ना लो, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। आपने कहा इंजमाम वसीम, आपने कहा ये लो 13 रुपए, 13 रुपए ले लो, कोई मसला नहीं, 3 रुपए की क्या बात है, ज़ियारत कर लेंगे दोनों की बुजुर्गों। अच्छा, तो आपने कहा ये पकड़ो 3 रुपए, तो 3 रुपए आप देके 13 रुपए टोटल देके अंदर चले गए। आप बताएं, अगर कोई बंदा तगड़ा हो और स्ट्रांग हो तो वो शेयर होल्डर से भी ये कह सकता है कि हम तुम्हें शेयर कितने वाला देंगे, 10 रुपए वाला, लेकिन तुम पैसे घर से कितने लाओ, 13 रुपए। तो फिर कंपनीज एंट्री क्या करती हैं? शेयर कैपिटल। अगर शेयर किस पे इशू करें? ये ना नई नई कंपनीज होती हैं जिन पे लोगों ने ज्यादा रिलाय नहीं किया होता, वो 10 रुपए मांगती हैं, लोग 10 रुपए दे देते हैं। लेकिन पीटीसीएल के डायरेक्टर भी नामी ग्रामी थे, कोई एक वजीर आला था, कोई फलां था, लोगों ने कहा यार बड़े नेक बड़े जबरदस्त बुजुर्ग बंदों की पीटीसीएल बनने लगी है, तो यार ज्यादा पैसे भी मांग लिए ना इन्होंने तो कोई मसला नहीं। अब ऐसी सूरत में वो जो हमें शेयर देंगे वो तो कितने रुपए का होगा, 10 रुपए का, लेकिन प्रीमियम पे इशू करेंगे तो 3 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम। आप बता दें कंपनी के पास या चिड़िया घर वालों के पास कितने रुपए गए, 13 रुपए गए। तो ये बात कंसोलिडेशन से बिल्कुल हटके है, ये कहीं नोट कर लें आप लोग, कंसोलिडेशन से हटके बात है। ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को पहले से था अलॉन्ग विद जनरल एंट्रीज? कंसोलिडेशन से हटके एक बात है, इसका कंसोलिडेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो भी हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट में, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। डिस्काउंट पे तब इशू होंगे जब चिड़िया घर वाले कहें यार हाथी भी नहीं है अंदर, अंदर चिड़िया भी नहीं है, शेर भी नहीं है, एक चीता है वो भी सोया हुआ है। अब लोग आ ही नहीं रहे, चिड़िया घर वाले ने कहा यार 8 रुपए दे दो यार, खुदा के लिए आ जाओ यार, कोई ले जाए, 10 रुपए टिकट पे लिखे 8 ही देके आ जाओ। ओके, ये शाम को जंगले में नहीं बंद किया होता, शीशे में किया होता, जंगले में तो बाहर आ जाएगा। सुना है, शाम को काटने से कोई भूख उसकी नहीं मिटती, बस चस्का पूरा होता है उसका एक। ओके, ये शेर तो किसी को खा ले तो उसकी भूख भी मिट जाती है। तो वो जो कुरान में आता है कुछ लोग जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। कुछ कोई लोग किसी को मार रहे होते हैं, पता भी नहीं होता क्यों मार रहे हैं, किस वजह से मार रहे हैं, बस चस्का पूरा हो रहा है। ओके चलें जी, पढ़ें जी, वापस आ जाएं। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एट 31 दिसंबर 2012 वर एज फॉलोज। अच्छा, अब मैं आपसे अगर एक एक करके चीजें पूछना शुरू करूं तो ये क्या है? ये पीटीसीएल की अपनी जाती लैंड और बिल्डिंग है। ये पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर्स बाय किए हुए हैं। ये पीटीसीएल ने किसके शेयर्स बाय किए हुए हैं? यूफोन के शेयर्स बाय किए हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कितने में मिले हैं यूफोन के शेयर्स? 10,000 में। बायोलॉजिकल एसेट बाय किया है, बियरर प्लांट बाय किया है, या पीटीसीएल ने शेयर्स बाय किए हैं? शेयर्स बाय किए हैं। बुथा ऊपर रखें जरा। और करंट एसेट है पीटीसीएल के, को अपने डेटर है, अपना कैश है, अपनी प्रीपेमेंट्स हैं। इसके बाद आपस की चीजें यही पता चली अभी तक हमें, और प्लीज इसका यूफोन से कोई ताल्लुक नहीं है। जब पीटीसीएल 1970 में बनी थी तो बाबा रशीद, बाबा अकरम, हमारे बुजुर्ग बड़े दादा परदादा, उन लोगों को पीटीसीएल के ओनर्स ने कहा था घरों से पैसे लाओ, लेकिन पीटीसीएल ने अच्छे खासे पैसे मांगे थे। 40,000 के शेयर इशू किए थे, पैसे 70,000 मांगे थे। और ये वो पैसे हैं जो पीटीसीएल ने खुद कमाए हैं। ये पीटीसीएल का 2000 अगर 1970 में बनी थी, 1970 से लेकर 2012 के सारे सालों के प्रॉफिट है। प्रॉफिट बांटे भी जाते हैं, वो बात अभी छोड़ें। तो ये पीटीसीएल के सारे सालों के प्रॉफिट है, अपने प्रॉफिट है। तो जी पीपी क्या होता है? पीटीसीएल के पास जो लैंड बिल्डिंग पड़ी हुई है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी क्या? पीटीसीएल ने कितने रुपए में यूफोन के शेयर खरीदे। नेक्स्ट, करंट एसेट्स पीटीसीएल के अपने कोई कैश पड़ा होगा पीटीसीएल के पास। पीटीसीएल के ओनर 1970 में जब पीटीसीएल बनी होगी तो उस वक्त पीटीसीएल के ओनर कितने पैसे लाए होंगे? 70,000 रुपए। और पीटीसीएल ने आज तक कितना कमाया जब से बनी हुई है? 10,000। नंबर 1 ये बात होगी। अब हम किसकी बैलेंस शीट की ज़ियारत करने लगे हैं? यूफोन की। अब हम किसकी बैलेंस शीट की ज़ियारत करने लगे हैं? यूफोन की। अच्छा मोहतरम, अब पहला सवाल बच्चों का ये होता है कि यूफोन को पैसे 10,000 मिल गए होंगे क्योंकि पीटीसीएल ने किसको खरीदा? यूफोन को। तो पीटीसीएल ने पैसे पे किए। अब पूरी कंसोलिडेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और बुनियाद बनने लगी है। जरा अटेंटिव रहना। पीटीसीएल ने मुझे बताएं, अगर यूफोन को खरीदे पीटीसीएल तो पीटीसीएल क्या यूफोन को पैसे देगी? अगर मैं ये सवाल इस तरह ना पूछता तो आपने कैसे जी देगी? पीटीसीएल अगर यूफोन को खरीदे तो क्या पीटीसीएल यूफोन को पैसे देगी? कल के नोट्स में एक डायग्राम थी,
पेज नंबर 2 था कल के नोट्स का। अच्छा जी, कल के नोट्स का पेज नंबर 2 था। पीटीसीएल ने जिस वक्त यूफोन को खरीदना था, तो पीटीसीएल यूफोन को खरीदने जाएगी तो पीटीसीएल क्या कहेगी? पीटीसीएल कहेगी एक टेबल होगी, टेबल इधर बैठे होंगे पीटीसीएल के डायरेक्टर्स या पीटीसीएल के ओनर्स, इधर बैठे होंगे पीटीसीएल के डायरेक्टर्स। यूफोन एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा, यूफोन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है जी। पीटीसीएल ने किसको खरीदना है? यूफोन को। पीटीसीएल क्या करेगा? पीटीसीएल, आपने ये मार्कर खरीदना है, ये मार्कर खरीदना है, आप क्या करेंगे? इस मार्कर का ओनर ढूंढेंगे। आपने ये कीबोर्ड खरीदना है, आप कीबोर्ड से आके, यार कीबोर्ड कितने का तू, इस तरह बातें नहीं करेंगे। आप कीबोर्ड का क्या ढूंढेंगे? तो मोहतरम कंपनीज भी लावारिस नहीं होती, कंपनीज के ओनर्स होते हैं। आप यूफोन के ओनर ढूंढेंगे। जैसे ही आप यूफोन खरीदने जाएंगे, आप यूफोन के ओनर ढूंढेंगे, यूफोन के दफ्तर जाएंगे और यूफोन के दफ्तर में जाके उधर लोग नजर आ रहे होंगे, कोई बड़ी पोस्ट का बंदा होगा, उसके पास जाएंगे, यार ये यूफोन किसकी है, किसने खरीदी हुई है? आपको पता है, कोई आइडिया है यूफोन किसने खरीदी हुई है? उसने कहा मोहतरम यूफोन सारी की सारी 100% सऊदी किंग ने खरीदी हुई है, और ये सऊदी किंग की है यूफोन। तो सारा पैसा इसमें सऊदी किंग ने लाके झोंका था अपना, तो ये सऊदी किंग की है। आपने यूफोन के मैनेजर्स को कहा यार मैं ये खरीदना चाहता हूं, उन्होंने कहा जी आप ओनर से बात करें, माजरत हम आपको हेल्प नहीं कर सकते, जो मालिक है आप मालिकों से बात करें। आप डायरेक्ट सऊदी किंग को अप्रोच करेंगे और आप सऊदी किंग को अप्रोच करेंगे, हेलो हबीबी हाउ आर यू, तो उससे अब आप अरबी में बातें करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब टूटी फूटी अना पीटीसीएल डायरेक्टर अन तुम, अच्छा, तो इस तरह बातें बुतें करना शुरू कर देंगे उससे, ठीक है। तो अना बाय बाय पीटीसीएल, बाय बाय यूफोन, मैं बाय करना चाहता हूँ यूफोन को, ठीक है, तो मैं खरीदना चाहता हूँ यूफोन को, तुम बेच जरा करो, ओके। अब टेबल पे लाके इस साइड पे हम रखेंगे ऊंट का गोश्त सऊदी किंग के लिए, हम पाकिस्तानी लोग हैं, बिस्किट बुस्किट चाय चाय पे गुजारा कर लेंगे, ठीक है जी। इधर तो लेवल होगा ना, ऊंट का गोश्त पड़ा होगा, ठीक है, लाहम पड़ा होगा। अब इधर पड़ी होगी यूफोन की बैलेंस शीट, क्या पड़ी होगी जी? यूफोन की बैलेंस शीट। जाहिर बात है जिस चीज को आप खरीदने जा रहे हैं उसकी वर्थ देखेंगे आप, यूफोन की बैलेंस शीट होगी। इधर बैठा होगा सऊदी किंग, इधर एक ट्रांसलेटर बैठा होगा जो अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी में ट्रांसलेशन करेगा। अच्छा जी, तो सऊदी किंग जो है वो पीटीसीएल से डिस्कशन शुरू करेगा, कितने दोगे, ये कितने लगाओगे बताओ, ये चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं, बोलो कितने लगाओगे। तो बहस शुरू होते 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 कोई ना कोई एक प्राइस, ये वो जो प्राइस तय होगी ये कौन अपनी जेब से पे करेगा? ये जो एसी क्या करना है, बंद करना है। ये जो प्राइस तय होगी ये कौन पे करेगा? ये यूफोन की दराज में नहीं जाएगी, ये यूफोन के दफ्तर में जो दराजे हैं उसमें नहीं जाएगी, ये प्राइस पीटीसीएल सऊदी किंग को पे करेगा और एससीसीपी में जाके ओनरशिप अपने नाम लगवा लेगा, एलडीए में नहीं जाएगा, एलडीए में तो बिल्डिंग्स होती हैं, तो उधर जाके यूफोन अपने नाम लगवा लेगा। कौन नाम लगवा लेगा? पीटीसीएल। सऊदी किंग पुराना ओनर है यूफोन का या नया ओनर है? बातें किसकी कर रहे हैं हम? यूफोन के, जो बिकने लगी है। यूफोन तो कोई कीबोर्ड टाइप चीज आप समझे, यूफोन क्या होने लगी है? बिकने लगी है, इसलिए इसको रखो दरमियान में। ये हैं इसके बायर, ये हैं इसके सेलर। कौन अपनी जेब से पैसे निकालेगा? पीटीसीएल। क्या यूफोन के दफ्तर में जो दराज पड़ी हुई है उसकी जेब में पैसे जाएंगे या पुराने ओनर के पास जाएंगे? एक बात कर दूं, बुरा ना मनाइएगा, सऊदी किंग को जो पैसे आएंगे ना वो तो उसकी बेगम की पॉकेट मनी होगी, कहेगा ये ले, ये तेरी पॉकेट मनी इस महीने की। तो पीटीसीएल कह रहा होगा भाई करोड़ों रुपए हमने दिया है, ये तो इस महीने की पॉकेट मनी है इसकी, चलो भाई अगली कंपनी बताओ कौन सी खरीदनी है तुमने। हमने कहा नहीं फिलहाल भाई यही हमारे लिए काफी है, लेवल है यार तेरी बीवी का। ओके अच्छा जी, तो अब आप मुझे बता दें कौन किसको खरीदने जा रहा है? पीटीसीएल यूफोन को खरीदने जा रहा है। अब जब पीटीसीएल यूफोन को खरीदने जा रहा है तो पेमेंट पीटीसीएल यूफोन को करेगा या यूफोन के पुराने ओनर्स को? यूफोन के पुराने ओनर्स को। आमतौर पे ये एक से ज्यादा बंदे होते हैं, लेकिन मैंने मिसाल समझने के लिए सिर्फ एक बंदा रखा है, पुराना ओनर। क्लियर? तो ये कल के नोट्स के अंदर मोहतरम डायग्राम बनी हुई थी,
एक, यू फोन को खरीदा जाना है। कल के नोट्स के एंड पे कंसोलिडेशन का तो कोई होमवर्क नहीं था ना कल। किसको खरीदा जाना है? यू फोन को खरीदा जाना है। पुराने ओनर कौन है? सऊदी किंग। नया ओनर कौन है? पीटीसीएल ने फर्ज करें 100% शेयर्स बाय कर लिए। किसके? यू फोन के। आगे अगर कल के नोट्स आपके पास हैं, फ्रॉम सऊदी किंग, फ्रॉम सऊदी किंग लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइड सी बात है। किससे बाय किए? फ्रॉम सऊदी किंग। ये बात जरा याद रखनी है अब आपने। क्या? पीटीसीएल विल पे कैश टू सऊदी किंग। किस लिए? टू बाय शेयर्स ऑफ यूफोन या टू बाय यूफोन, एक ही बात है। टू बाय शेयर्स ऑफ लिख लेवल के, टू बाय शेयर्स ऑफ यूफोन। क्लियर? ओके। अब आज के बाद ना पूरी कंसोलिडेशन में आपने ये सवाल नहीं पूछना कि यूफोन की बैलेंस शीट में कैश नजर आना चाहिए। ना, यूफोन के पास कैश आता ही नहीं। कैश किसके पास चला जाता है? और चलता चलाया बिजनेस पीटीसीएल खरीद लेता है। चलता चलाया बिजनेस पीटीसीएल खरीद लेता है। अच्छा, अब जी मुझे बताएं आप कि ये जो हमारे सवाल में बैलेंस शीट दी हुई है पीटीसीएल और यूफोन की, ये आपको दिया हुआ करेगी आफ्टर एक्विजिशन। ये क्या दिया होगी? बिल्कुल 1 सेकंड बाद हम सऊदी किंग को कहेंगे, मोहतरम सऊदी किंग आप जाएं, आपको हमने 10,000 दे दिए। सऊदी किंग ने कहा हाँ ठीक है, पूरे हो गए। उन्होंने कहा 10,000 पूरे हो गए। अब हम सऊदी किंग को मादरत कर देंगे, आप चले जाएं। और पीटीसीएल अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री कर लेगी, इन्वेस्टमेंट इन यूफोन शेयर्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शेयर्स, सब्सिडरी के शेयर्स में हमने क्या कर लिया? इन्वेस्टमेंट कर लिया बाय पेइंग कैश। ये मैं आ गया हूं किताब के पेज 505 पे वापस। अच्छा, अब हम जरा देखेंगे सब्सिडरी क्या है। सब्सिडरी में क्या क्या चीज है जो मैंने खरीदी है ना, अब हम उसको देखना शुरू करने लगे हैं। अब मैंने खरीद लिया यूफोन, अब मैं देखना शुरू करूंगा कि यूफोन के अंदर क्या क्या है। यूफोन के अंदर पंगे लूंगा, दबा दबा के चेक करूंगा यूफोन में क्या है। तो यूफोन की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 6,000। यूफोन की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 6,000। ठीक है। यूफोन का अपना कैश एंड बैंक वगैरह कितने हैं? यूफोन ने तो आगे किसी को नहीं खरीदा हुआ, बिके हुओं ने क्या खरीदना किसी को, सॉरी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यूफोन किसी के शेयर खरीद ले, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन वो ना सब सब्सिडरी हो जाती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी यहाँ कोई फिगर आया करेगी, उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या यूफोन ने भी किसी को बाय किया हुआ या सिर्फ हमने यूफोन को बाय किया हुआ? और ये 10,000 रुपए हमने किसको दिए हैं? यूफोन को दिए हैं या पुराने ओनर्स को? पुराने ओनर्स को। यूफोन का ये शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग आ रही है। अगर हम यूफोन को ना खरीदते ना, तो जब कभी यूफोन का कारोबार बंद होता तो ये अर्निंग्स वगैरह इसने किसको वापस करनी थी? अगर हम यूफोन को ना खरीदते और आज ही इसका कारोबार बंद हो जाता तो ये अर्निंग्स वगैरह, सरमाया वगैरह, ये अर्निंग्स और सरमाया होती हैं, ये भाई फरमा रहे हैं यल्ला यल्ला हबीबी को वापस करने थे। ठीक है, तो ये पैसे किसको वापस करने थे? सऊदी। लेकिन मोहतरम ये तो खरीदी जा चुकी है। अगर आज ये कारोबार बंद करे तो ये अर्निंग्स वगैरह, कैपिटल वगैरह, सरमाया वगैरह किसको वापस करेगी? अच्छा, आपको पता है कि इंट्रो की क्लास में या FR1 की क्लास में देखिए ना, बैलेंस शीट के अंदर मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल आ रहा है, बैलेंस शीट के अंदर बैंक लोन आ रहा है, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर आ रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल आ रहा है। अगर किसी बंदे का बिजनेस है, अगर किसी बंदे का कारोबार है, तो ये पैसे उसने किसको वापस करने हैं? MCB बैंक को। क्लियर? अगर किसी बंदे का कारोबार है तो ये पैसे किसको वापस करने हैं? वापडा को। अगर किसी बंदे का कारोबार है तो ये कैपिटल किसको वापस करना है? ओनर्स को। बिजनेस के पुराने ओनर कौन थे? उनको उनका हिस्सा देके फारिग कर दिया। नए ओनर कौन है? पीटीसीएल। क्या कैपिटल पेएबल टू ओनर होता है? और उसमें शेयर कैपिटल भी होता है, शेयर प्रीमियम भी होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती हैं। सब किसका होता है? ओनर का। सब किसका होता है? ओनर का होता है। और आप कह रहे होंगे यार ये ओनर को ये 10,000 आएगा कैसे? यार अगर आज यूफोन को लिक्विडेट कर दो, कंसोलिडेट कर दो, तो लैंड एंड बिल्डिंग इसकी 6,000 की है। फर्स्ट करें 6,000 की बिक जाए, इसका कैश दराज में 4,000 पड़ा हुआ है, ये 4,000, 6,000 जमा 4,000, 10,000 पीटीसी सब्सिडरी के पास पड़ा हुआ है। लाइबिलिटीज वगैरह इसकी हैं कोई नहीं, बैंक लोन, क्रेडिटर वगैरह। तो ये 10,000, क्या सब्सिडरी में इतनी ताकत है कि 10,000 अपने ओनर को दे सके? तो सब्सिडरी के पास पड़ा क्या हुआ है और ये दावा क्या कर रही है कि मैंने ओनर्स को भी कितना देना है? बड़ी रैशनल सी बात करिए। ये अकाउंटिंग की क्वेश्चन थी जो पहली क्लास में सिखाई जाती थी। ठीक है जी। तो क्या मैं बोल्डली ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि ये पैसे पेबल टू पीटीसीएल हैं अगर सब्सिडरी आज लिक्विडेट हो जाए? अगर आज सब्सिडरी बंद हो जाए तो ये सरमाया किसको पेबल है? पीटीसीएल को। और पीटीसीएल
ये सब्सिडरी मुंह उधर करके, बीवी मुंह उधर करके कह रही है मैंने शोहर को 10,000 देने हैं। शोहर कह रहे चाची मैं शोहर कह रहे बेगम जोजा मैंने भी तो पैसे लेने हैं। मोहतरम ये लोन रिसीवेबल पेएबल नहीं होता, ये मैंने कल लोन रिसीवेबल पेएबल समझाया था। मोहतरम, मैं मोहतरम कहता हूं तो ऊपर नहीं देखता। ये लोन रिसीवेबल पेएबल है नहीं। क्या शोहर ने बीवी को लोन दिया हुआ है? नहीं, ये लोन रिसीवेबल पेएबल नहीं है। कल एक कैंसिलेशन की एंट्री समझाई थी लोन रिसीवेबल पेएबल। क्या ये डेटर क्रेडिटर है? नहीं। आज ये फर्स्ट हैवी लेवल की एडजस्टमेंट आई है, जिस एडजस्टमेंट को कराने के लिए आपको कल और आज मिला के 2 एडजस्टमेंट्स पहले करवाई गई थी। एक एडजस्टमेंट बड़ी बेसिक लेवल की एडजस्टमेंट है जो हमें हर सवाल में करनी हुआ करेगी। वो एडजस्टमेंट क्या हुआ करेगी? पीटीसीएल अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और कह रहा होगा और सब्सिडरी भी मिलती जुलती बात अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कह रही होगी। पीटीसीएल कह रहा होगा अबे अल्लाह की बंदी, अगर आज तू कारोबार बंद कर दे तो 10,000 तो दे जाएं। सबर करो सबर करो सबर करो, पानी थोड़ा थोड़ा सबर करो, एज्यूम करो रोजा है, ये मेरी बात खत्म होने दो। पीटीसीएल क्या कहेगी? अगर आज तू कारोबार बंद करी तो अल्लाह की बंदी 10,000 तो दे जाएं। तो अल्लाह की बंदी बोली अल्लाह के बंदे दे जाऊंगी, परेशान ना हो, 10,000 तेरा ही है, तू ऐसी टेंशन लेता है। ये फिगर डिफरेंट भी हो सकती है, कुछ ज्यादा जो आपको दिमाग में एकदम चढ़ी होती है ना चीजें, सबर करने के लिए सवाल आने दें, ये फिगर्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे बताएं, क्या पीटीसीएल का ये दावा है कि मैं इससे 10,000 मांग सकती हूं अगर मेरा कारोबार बंद हो जाए, पीटी सब्सिडरी का कारोबार बंद हो जाए? और सब्सिडरी को भी क्या कहना चाहिए कि मोहतरम तुम मेरे ओनर हो, तुमने मुझे खरीद लिया है और ये पैसे तुम्हें ही तो देने हैं, और किसको मैंने देने हैं। तो मोहतरम ये एक और रिसीवेबल पेएबल है जो हम कैंसल आउट किया करेंगे, इसके बाद कंसोलिडेशन शुरू किया करेंगे। तो असल में होगा पता है क्या, जब मैं कंसोलिडेशन करना शुरू करूंगा तो इनको मैं काट दूंगा, लेकिन सेपरेट में काटने की इजाजत नहीं होती, एक जर्नल एंट्री करके काटा करूंगा। वो जर्नल एंट्री अगर आज आप मुझे, तो पानी भरा हम एंट्री करें, वो जर्नल एंट्री अगर आज आप मुझे करवा दें तो अखीर हो जाए एक की किताबों से पकड़े। ये सेपरेट बुक्स हैं या कंसोलिडेटेड हैं? मैं इनसे किसकी तरफ मूव करने लगा हूं? कंसोलिडेटेड बुक्स की तरफ। एक की किताबों में क्या पड़ी हुई है? इन्वेस्टमेंट, और दूसरे की किताबों में लायबिलिटी। ये पैसे किसको पेएबल हैं जरा लिख लें, पेएबल टू पीटीसीएल इफ यूफोन क्लोज बिजनेस। अगर यूफोन बिजनेस बंद कर दे तो यूफोन का सरमाया किसको देना पड़ेगा? सऊदी किंग को, या उसे पैसे देके भेज दिया हुआ है? नया ओनर कौन है? पीटीसीएल। तो पेएबल टू पीटीसीएल इफ यूफोन क्लोज बिजनेस टुडे। तो बताएं इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक पेएबल नजर आ रहा है। सर आप कैपिटल को पेएबल कह रहे हैं, यार मैं मान रहा हूं पेएबल टू ओनर कह रहा हूं, मैं कौन सा पेएबल लायबिलिटीज वाला पेएबल कह रहा हूं, पेएबल टू ओनर है। और 10,000 के साथ बोल्डली एक और बात लिख देते हैं, एक तरह का यार इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल ही होता है, मैं मान रहा हूं रिसीवेबल कैश नहीं है लेकिन एक तरह का रिसीवेबल ही होता है। ये रिसीवेबल या तो रनिंग बिजनेस के जरिए हमें रिसीव हो जाए, अच्छी बात है, कारोबार बंद करके भी हम रिसीव कर सकते हैं। ओके अब मोहतरम ये ना हम इसको आते ही हाईलाइट कर लिया करेंगे, इन फिगर्स को ना आते ही हाईलाइट कर लिया करेंगे। ये बेसिक लेवल की एडजस्टमेंट होगी जो हर सवाल में करनी होगी। अच्छा अब एंट्री जरा सोचें क्या बन रही है इसकी किताबों में, ये किस साइड पे नजर आ रही है? एसेट साइड पे। एसेट खत्म करने का कोई तरीका बताएं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुबह सुबह एसेट खत्म किए थे, डेटर्स आ रहे थे, डेटर्स को कम कर दिया था। तो कोई एंट्री जरा सोचें, कोई खूबसूरत सी एंट्री। क्रेडिट्स भी बताने हैं आपने मुझे, डेबिट्स भी बताने हैं। क्रेडिट क्या करूं, किसकी किताबों से? ये कंसोलिडेशन की तैयारी हो रही है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं एरर्स निकाल रहा हूं। कोई एरर नहीं है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, 100% सही बनी हुई है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनमें कोई एरर नहीं है। मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं? कंसोलिडेशन की तैयारी कर रहा हूं। अब इसके बाद मैंने कंसोलिडेटेड किताबें बनानी शुरू करने लग जानी है, और भाई अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है इसकी किताबों से सारे पेएबल उड़ जाएंगे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन। यार एक बात याद रखिएगा, सारा पैसा क्यों कर रहे हैं भाई, ये दोनों सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है। और जब तुम्हारी कंसोलिडेशन होने लगे तो ये ना कहना कि मैंने इससे 10,000 लेने हैं, और तू भी ना कहीं मैंने 10,000 अपने ओनर को देने हैं। और कंसोलिडेशन जैसे ही शुरू होगी, शोहर कहेगा चल मैंने तेरे से 10,000 नहीं लेने, बीवी ऑटो पे लगी होगी कहेगी मैंने कौन से देने थे। लेकिन ये कंसोलिडेशन के लिए बात होगी, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। शेयर कैपिटल उड़ा दें,
वैसे शेयर कैपिटल किस नेचर का अकाउंट है आपको पता है? क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। कैपिटल, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट इंट्रो की क्लास में एंट्री पढ़ते थे, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। क्रेडिट नेचर के अकाउंट को फारिग कैसे करते हैं किताबों से? तो ये मोहतरम एक पहली कैंसिलेशन की एंट्री है जो हमारी किताबों में होने लगी है फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। और क्या डेबिट मारें, और क्या डेबिट करें? तो दो एंट्रीज मैंने आपको करवा दी थी पहले, एक कल करवाई थी, एक आज करवाई थी, और एक अब करवा रहा हूं। तो ये आपस के रिसीवेबल पेएबल ही हैं। हाँ, बारीक बीनी से आप कहें ये रिसीवेबल पेएबल नहीं है, लेकिन अगर जो है वो आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचें तो ये रिसीवेबल पेएबल ही बनते हैं यार, और क्या है। तो आज अगर पीटीसीएल डिसाइड करती है कि सब्सिडरी को बंद करना है, तो पीटीसीएल को ये पैसे आने की उम्मीद है, और सब्सिडरी सेपरेटली ये कह रही है हाँ मैं तुम्हें दूंगी, परेशान ना होना। ओके चलें जी, अब सवाल हम शुरू करते हैं। इन फिगर्स को मैं पोस्ट करूं या इनको रहने दें? इनको मैंने कैंसल आउट कर दिया है, तो कैंसल आउट कर दिया है, तो अगर मैं ऐसा भी कर दूं तो कोई इतने बड़े हरज की बात। बाकी फिगर्स को पकड़ के टोटल्स करवा दें, आपकी बैलेंस शीट इंशाल्लाह अगले 2 मिनट में टैली है। फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। बाकी फिगर्स को पकड़ के टोटल करवा दें। यार डेटर क्रेडिटर में और किसी चीज में कोई मसला होता है सवाल में तो मैं खुद बताता। फिलहाल एक बड़ा मसला था सवालों में, जो आज के बाद हर सवाल में ये मसला आया करेगा, किस सवाल को हमने एड्रेस किया करना है। चलिए अच्छा मोहतरम, ऐसे आपने लिखा करना है पेपर में, पी ग्रुप कंसोलिडेटेड पेरेंट ग्रुप, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31 दिसंबर 12। क्लियर? चलिए जी, नॉन करंट एसेट्स आ रही हैं। वैसे ये हेडिंग अच्छी नहीं लग रही मुझे, नॉन करंट एसेट बोल्ड में लिखा हुआ, नीचे करंट पड़े हुए हैं, ये करंट अलग है, बहरहाल छोड़ें उसको, वैसे बात कर। चलिए जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है 50 जमा 6, बस सारी फिगर्स को एक एक करके उठाते रहे। 50 जमा 6 यार, अगर एक छोटा सा काम मैं इधर ही कर जाऊं ना तो वो भी एक्सेप्टेबल है आपके समझने के लिए। सिर्फ देखिएगा क्या, आपके समझने के लिए अगर काम मैं करने लगा हूं। कंसोलिडेशन क्या होती है यार? 50 जमा 6 बोलें 50, ये क्या आ गया? दोनों के लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ, और 10 ने तो बाहर नहीं आना, तो यहाँ क्या आ गया? 0। उनके करंट एसेट कैश और हमारा कैश। शोहर की जेब में 20 रुपए पड़े हैं, बीवी की जेब में 4000 पड़े हैं, टोटल 24 हो गया, 0 हो गया, 24 हो गया, टोटल 80। ये क्या आ गया? 40, 30 और 10। ये कंसोलिडेशन होती है। आज हमने नॉन एग्जाम लेवल का सवाल कर लिया। क्लियर हो गया? आज हमारी पहली बैलेंस शीट टैली होगी, तो उधर वाकई में यही करने लगा, और क्या करना है। कंसोलिडेशन क्या होती है? चीजों को जमा कर देना। लेकिन एक बात मैं करता चलूं, कुछ बच्चे नहीं लेके आते, बंदे लेके आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि सर इसको भी तो काटें। ओ भाई, इधर कुछ पड़ा ही नहीं हुआ यार, प्लीज उल्टा ना सोचा करो कि सर इसको भी काटें, इन शेयर कैपिटल्स को भी काटें। ओ भाई, इन शेयर कैपिटल्स को क्यों काटना है? क्या सब्सिडरी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है पेरेंट में, या पेरेंट ने सब्सिडरी में? तो ये अगर सब्सिडरी भी पेरेंट में इन्वेस्टमेंट करती, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो क्या अगर सब्सिडरी भी इसके शेयर खरीद लेती तो वो फिर कुछ और बात होनी थी, फिर वो इधर से पकड़ के हमने इधर भी चीजें कैंसिल कर रहे होना था। लेकिन इस तरह ना सोचिएगा, घर में ऐसे परेशान होंगे। जिस तरह आपको कंसोलिडेशन में सोचवाया जा रहा है उसी तरह सोचना है। एक बात सुन ले, बल्कि आज जिस तरह कंसोलिडेशन में सोचवाया जा रहा है उसी तरह सोचना है। उससे ज्यादा सोचेंगे तो कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट्स आपके जहन में आएंगे, लेकिन अगले दिन टीचर आके बता देगा ये आप इलॉजिकल सोच रहे थे, तो इसी टाइम जाया हुआ करेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए कंसोलिडेशन में ना जो समझाया जा रहा हो चीजें, जिस हद तक लॉजिक बताई जा रही हो, उससे आगे जाएंगे तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी ऐसी है। फाइनल में 2 महीने लग जाते हैं कंसोलिडेशन पढ़ाते हुए, तो इधर जो है वो हमने 15-20 दिन में इसको क्लोज करना है। चीजें बहुत आसान है, साथ साथ आपने समझते रहने हैं। अच्छा जी, ये बैलेंस शीट मुझे उधर जाके असल में बनाने दें, पेपर में हम ऐसे नहीं बना सकते कि आंसर 1 रेफर माय क्वेश्चन पेपर। हाँ, मैंने ऊपर ही कर दी थी, टाइम नहीं बचा था। हाँ जी बोलें जी, एसेट्स में बोलें। अभी मैं करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन नहीं कर रहा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये 50 क्या है? पीटीसीएल का, और 6 क्या है? सब्सिडरी का, टोटल 56। आगे चलें। करंट एसेट्स पीटीसीएल के, यूफोन के, टोटल 24। इक्विटी नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल 40, शेयर प्रीमियम 10,000। चलिए नोट कर लें सोल्यूशन।
हाँ, इसका सवाल ये देंगे, ये भाई सवाल देंगे। ये आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। भाई ने सवाल पूछा है कि ये जरूरी होगा इधर भी 10,000 पड़ा और इनका टोटल भी 10,000 हो। आप जवाब दें, जवाब दें और वजह भी बताएं, क्योंकि थोड़ी देर में मैंने अगले सवाल कराने हैं। मैंने तो ये बोला था। कोई लॉजिक सोचने लग गया। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, वो एक एक करके डिस्कस होने लगी हैं। ओके, कीप इट अप गाइस, नो प्रॉब्लम, कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस, आई हैव माय टूल्स। ओके, अच्छा जी, नाउ माय क्वेश्चन इज के पेपर इस तरह नहीं होते यार। क्वेश्चन पेपर इस तरह नहीं होते कि आप ये जर्नल एंट्री यहां कर दें और यहां पे ऐसे काट दें। पेपर में यू हैव टू शो द स्टेप्स टू एग्जामिनर कि किधर गया 10,000, किधर गया 7, किधर गया 2, किधर गया 1। तो प्लीज इस वर्किंग को पेपर में शो करना पड़ेगा, लेकिन आपने इस वर्किंग का नंबर कोई नहीं देना, अभी वो नंबर मैं बाद में दिलवाऊंगा। इस वर्किंग को पेपर में शो करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री, मैंने कुछ चीजें कैंसिल कर दी एग्जामिनर, तुमने तो मुझे दी थी, लेकिन मैंने कंसोलिडेशन करते हुए इन दोनों को एक ही समझा, तो इसलिए मैंने कंसोलिडेशन करते हुए फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह फारिग कर दिए। तो उसके लिए एंट्री बोले जी। मेरा ये मशवरा है, पहले ना जो एसेट हो उसको खत्म किया करें, लाइबिलिटीज को बाद में खत्म किया करें। तो पहले जरा एसेट मुझे खत्म करवाएं। किसकी किताबों में एसेट नजर आ रहा है? पीटीसीएल की। ये जो ग्रीन वाली चीजें हैं ये मुझे लिखवानी है अब आपने। बिल्कुल सही। अच्छा बोलें जी, इन्वेस्टमेंट्स इसे क्रेडिट कर दें। ये सोचे कि पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैंने 10 उठाया है और पीटीसीएल ये बोल रहा है कि मैंने तेरे से माना कि 10,000 लेने थे, लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए चल छोड़ पर ये मैंने तेरे से नहीं लेने। तो सब्सिडरी ऑटो पे लगी हुई थी, बोली मैंने कौन से देने थे। तो इसकी किताबों में पेबल नजर आ रहे थे, ये पेबल एग्जिस्ट करेंगे या इनको भी कैंसिल कर दें। इधर क्या खड़ा हुआ है? रिसीवेबल। इधर क्या खड़े हुए हैं? पेबल्स। तो रिसीवेबल्स और पेबल्स आपस में क्या कर दें? ये बोलें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स कितना? जनरल एंट्रीज इन्वेस्टमेंट जब परचेज यानी कि इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट गए थे, जब हम कैंसिल करें तो हमारा कैश आएगा नहीं, क्या चीज? वो तो हमारा कैश काम हो गया भाई, तो सौदीकी के पास चला गया भाई। नहीं, हमने क्यों उल्ट तो नहीं करना कैश को, हमने सिर्फ आपस के रिसीवेबल पेबल कैंसिल करने हैं। कैश दराज में पड़ा है उसे कभी नहीं कैंसिल किया करेंगे। तो जिसके पास पड़ा है पड़ा है, जिसका गया गया है, वो तो आपस का रिसीवेबल पेबल है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो बैलेंस शीट इक्वल होगी। आगे चलें जी। क्या? वो तो पुराना का दिया होगा, वो फिलहाल 1 रुपया नहीं आएगा उसके पास। जो फंड के दफ्तर में जो सीएफओ बैठा होगा उसे कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, उसे सिर्फ अपने रजिस्टर में ओनर्स के नाम बदलने पड़ेंगे कि हमारे पुराने ओनर चलेंगे। अच्छा आगे देख, बाइफर्केशन किया करेंगे लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं थी। मोहतरम, आने वाले दिनों में चीजें ऐड होनी है, इसलिए ना अभी से हम इन चीजों को ना वर्किंग्स में डालने लगे हैं। अभी से इन चीजों को वर्किंग्स में डालने लगे हैं। तो हमारी हुआ करेंगी जी वर्किंग्स। ये जर्नल एंट्री हम पेपर में नहीं किया करेंगे, पेपर में हम टी काउंट्स बनाया करेंगे और टी काउंट से फिगर्स रूट करवाया करेंगे। अब क्या करना है, एक आपने अकाउंट का नाम रखना है एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? इनको इसके बदले में एडजस्ट कर दे, इनको इसके बदले में एडजस्ट कर दें। दीज आर कॉल्ड एज, बोले, एडजस्टमेंट्स। अब उसमें करेंगे क्या? एंट्री मत देखें, एंट्री मत देखें। इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड पे पड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो ये अजीब सा अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट तो अजीब सा अकाउंट डेबिट। ये ना एक रफ अकाउंट है, समझ लें, रफ अकाउंट है, आर्जी तौर पे खुला है ना। ये एसेट अकाउंट है एडजस्टमेंट, ना ये लायबिलिटी अकाउंट है। ये एक वर्सेस की कैलकुलेशन करवाने लगा हमसे कि इन्वेस्टमेंट्स कितनी है और वो कितना है। और वैसे ही बच्चे पूछते हैं सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इस अकाउंट में डेबिट साइड पे आप क्यों इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूं, असल में ये जनरल एंट्री नहीं होती, हम टी अकाउंट बना के चीजों को देखेंगे। तो बता दें इन्वेस्टमेंट के साइड पे पड़ी हुई है डेबिट, इसे क्या कर दूं? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो ये वाला अकाउंट डेबिट कितने से? 10 से। अच्छा इन तीनों को बताएं, क्रेडिट साइड पे पड़े हैं, डेबिट साइड पे पड़े हैं? क्रेडिट साइड पे पड़े हैं। आपको याद है एसेट्स डेबिट होते हैं और इक्विटी और लायबिलिटीज, ये इक्विटी या लायबिलिटीज बोले क्रेडिट नेचर की चीजें हैं, डेबिट नेचर की। अगर इनको मैं खत्म करना चाह रहा हूं तो क्या करूं? अगर ये डेबिट तो एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट।
क्लियर। लेकिन किसकी किताबों से उठाने? सब सिडरी मुखालिफ की किताबों से। 7 2 और 1 तो बैलेंस आ रहा है अकाउंट में। इंशाल्लाह अगले से अगले साल में आएगा, उस पर फिर बहस करेंगे वो क्यों आ रहा है बैलेंस। अभी बैलेंसिंग फिगर कोई आ रही है? तो जर्नल एंट्री की जगह लिख लें हम वर्किंग 1 किया करेंगे, जर्नल एंट्री नहीं किया करेंगे। एक अकाउंट सा बनाएंगे रफ सा, उस अकाउंट की नेचर ना डेबिट होगी ना क्रेडिट होगी। उस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट शो करेंगे और इक्विटी शो करेंगे सब्सिडरी। अच्छा जी, एक हम क्या करेंगे वर्किंग 2, उसका नाम आपको कल बताना है। एक हम क्या करेंगे जी, वो भी करेंगे आएंगे तो नहीं, एक हम अलग से, एक हम क्या करेंगे वर्किंग 3। वर्किंग 3 आज बिल्कुल जरूरत नहीं है ना इसका कोई फायदा है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। मुझे बता दें ये रिटेन अर्निंग 10 रुपए की किसकी किताबों से उठाई है? अच्छा, अगर मैं इधर उंगली रखूं तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? रिटेन अर्निंग नहीं, मैं कहूंगा बड़े हो जाए मुझे बताएं किसकी है। आप बोलें इस 10,000 का नाम, पेरेंट की रिटेन अर्निंग। पेरेंट की, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग ना कैंसल कौंसल कोई नहीं करनी होती, ये आपने क्वेश्चन से उठा लेनी है, ये आपने क्वेश्चन से उठा लेनी है एज पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से उठा लेनी है, इनको कैंसिल कौंसल कोई नहीं करना। क्वेश्चन में कितनी पड़ी है? 10, और ये लाइबिलिटी टाइप चीज तो नहीं है, लेकिन कल कला को पीटीसीएल ने भी तो अपने ओनर को अर्निंग्स देनी हो सकती हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स या प्रॉफिट्स किस नेचर के अकाउंट है? क्रेडिट के, डेबिट के? क्रेडिट के। तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन से उठा के सिर्फ कितना लिख लिया करेंगे? 10। आने वाले दिनों में परसों से यहां पे कोई एडजस्टमेंट्स हुआ करेंगी, फिलहाल तो एडजस्टमेंट्स कोई नहीं है। तो ये जो 10 है ये एज इट इज किधर आ गया? कैरी डाउन। तो जो कैरी डाउन है आपका तो आप यहां पे शो कर दें। मेरे ख्याल से यहां लिखने की जरूरत नहीं थी वर्किंग 3, क्योंकि सवाल से भी 10 नजर आ रहा था, लेकिन ये फिगर वर्किंग से रूट करा के लाया करेंगे। और इधर मजे की बात देखें, इसके टॉप पे वर्किंग 1 कहीं नहीं आ रही। वर्किंग 1 इसलिए नहीं आ रही कि वर्किंग 1 में कुछ बच्चा ही नहीं। तो एक छोटी सी जरा चीज एब्जॉर्ब कर लें आज कि कल कला को इस रिटेन्ड अर्निंग में कोई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से हमने इन द एडवांस ही रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बना लिया। ये एग्जाम लेवल का सॉल्यूशन है, जर्नल एंट्री के अलावा पेपर में आपने बाकी सब करना है। ये भी एग्जामिनर को शो करना है, ये भी एग्जामिनर को शो करना है। अब आप जी, ये एक अकाउंट है, कोई इतना भी जरूरी नहीं है, आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। एक फिगर है सारे डेटे में, ये एक फिगर है सारे डेटे में, ये इसके कहते हैं पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अच्छा यार फर्ज करो, आप छोड़ो इससे सारी बातें, लोन आ रहा हो बैलेंस शीट में 10 रुपए का, मैं आपको कहूं यार बैलेंस शीट में लोन आ रहा है 10 रुपए का, आप कहें जी अच्छा सर बैलेंस शीट में लोन आ रहा है 10 रुपए का, तो लोन तो सर लायबिलिटी होता है, तो 10 रुपए का लोन है, सर को पे हुआ है। मैंने कहा हाँ यार पे हुआ है, अकाउंटेंट पे रिकॉर्ड करना भूल गया था, पे हुआ था 2 रुपए का, तो फिर कैरी डाउन कितना जाएगा बैलेंस शीट में? 8 रुपए। अब बात समझ आई? अच्छा अगली बात मैं कह रहा हूं यार कि एक आपने ना मेरी फरमाइश पर टी अकाउंट बना लिया करना है, किसका? सिर्फ पेरेंट की, और क्वेश्चन से उठा लिया करनी है कितनी? ऑब्वियसली अर्निंग्स क्रेडिट नेचर की चीजें, प्रॉफिट्स क्रेडिट नेचर की चीजें, एक्सपेंसेस डेबिट नेचर की चीजें, तो अर्निंग आपने वहां से उठा लिया करनी है। कोई इसमें कमी ज्यादती करने की जरूरत है? सवाल में अदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो जो 10 है उसको एज इट इज कहां ले जाएं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में फिर ये 10 आ रहा है, हमें अकाउंट बनाने का बज़ाहिर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर पहले जो लोन अकाउंट बनाया था उसका फायदा आपको नजर आया था, तो आने वाले दिनों में इसका भी फायदा नजर आने लग जाएगा। कुछ चीजें वाले सब घर ला के रख देते हैं, बताते हैं फायदा बेटा बाद में पता चलेगा, तो इस चीज को रख लें, वर्किंग 3 को फायदा बाद में पता चलेगा, वर्किंग 1 का फायदा भी पता चल गया है। चलें 4 मिनट ले लें, क्वेश्चन 2 करें, लेकिन क्वेश्चन 2 में ना ये सारा काम करें, फिलहाल जनरल एंट्री भी बनाएं, 3 से 4 मिनट ले लें, ज्यादा टाइम। एडजस्टमेंट अकाउंट का फायदा आपको आज ही पता चल जाएगा, उसका कल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 किताब के पेज 505 पे है, इसका सॉल्यूशन
आपको नजर आ रहा है इस जैसा सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है कैमरे में, कैमरा उधर करो, सोल्यूशन का पैटर्न आपके सामने है, क्वेश्चन 2 सॉल्व करें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पिज्जा आता है ना तो आप देखते हैं किस पीस में बोटियां ज्यादा है। आज की बात करेंगे, अभी तक तो नहीं ऐसा सोचते थे। अच्छा, तो बोटियां ज्यादा हैं, वो बोटियों वाला उठा। इधर देखो, तो मोहतरम मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग बोटियां ही ढूंढ रहे हैं। ये देखें बोटियां, मुझे ये नजर आ रहा है, पता नहीं आपकी आंख को ये 20 यार तो छोड़ो, ये कितने लोग यही फिगर जरा पहले देख रहे थे कि ये जरा देख लें, बाकी तो इंशाल्लाह सवाल हो ही जाएगा, बाकी तो प्लस प्लस करनी है चीजें। हाँ, ये 20,000 की किया, यही तो अगला सवाल है क्वेश्चन 3। ओए होए होए होए, लेवल है सवालों की तरतीब का। ओके मैंने पहले भी यही बताया था कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा जी, आप लोगों ने काम सारा कर लिया, सही कर लिया, बैलेंस शीट टैली भी हो गई, लेकिन सोचना साथ साथ क्या था वो जरा इकट्ठे सोच लेते हैं दोबारा। आ जाए इधर, आ जाए इधर, कैमरा ले आओ, इधर देखो यार। यार अभी इसको छोड़ें, मुझे बताएं जी, पीटीसीएल और यूफोन क्लास आपने बोलना है। पीटीसीएल ने किसको खरीदा है? किसकी किताबों में इन्वेस्टमेंट्स नजर आनी चाहिए? पीटीसीएल की। किस साइड पे? अब ये मैं सारे सवाल पूछ रहा हूं, कल और आज की सारी समरी है। पहला सवाल मेरा, पीटीसीएल ने किसको खरीदा है? यूफोन को। पीटीसीएल ने यूफोन को खरीद के जो पैसे पे किए हैं, उन पैसों की क्या एंट्री की होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, चीजें खरीदने पे जो एंट्री होती है, ऐसे डेबिट कैश राइट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। ये इन्वेस्टमेंट पीटीसीएल की बैलेंस शीट में किस साइड पे नजर आ रही होगी? एसेट साइड पे। किस साइड पे नजर आ रही होगी? एसेट साइड पे। जब ये इन्वेस्टमेंट पीटीसीएल की किताबों में एसेट साइड पे नजर आ रही है, तो पीटीसीएल ने ये 30,000 रुपए किसको दिए हैं? यूफोन के पुराने, वो पुराना ओनर सऊदी किंग होगा, उधर चला गया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जेब से कैश जा रहा है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट होके, और तो यूफोन की जेब में कैश आ रहा होगा, ऐसे नहीं सोचना हमने। ये जब हमने नोट कर लिया, तो पीटीसीएल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दावा कर रहा है कि मैंने अगर यूफोन बंद भी हो जाए तो इंशाल्लाह उससे 30,000 तो कमाऊंगा ही, क्योंकि 30,000 देके मैंने उसे खरीदा, इतने तो ले ही लूंगा उससे। तो पीटीसीएल का ये दावा है कि यूफोन तेरे से इतने पैसे रिसीवेबल हैं। जैसे आप भैंस खरीदते हैं तो फिर भैंस से कुछ ना कुछ आपने रिसीव ही करना होता है ना, इसी तरह आपने शेयर्स खरीदे हैं तो कम से कम आपको 30,000 आने की उम्मीद है, तो 30,000 झोंके आपने, वरना पागल तो नहीं थे आप 30,000 रुपये अपना झोंक के रख देते। अब क्या हुआ, जरा हमने नजर मारी कि यूफोन क्या कह रही है, मैंने अपने ओनर्स को कितने देने हैं। यूफोन बी कह रही है मैंने अपने ओनर्स को कितने देने हैं? 30,000। यूफोन भी कह रही है मैंने अपने ओनर्स को कितने देने हैं? अब जब यूफोन भी यही दावा कर रही है मैंने अपने ओनर्स को 30,000 देने हैं, इसका मतलब है शोहर मुंह उधर करके कह रहा है मैंने तेरे से 30,000 लेने हैं, और बीवी मुंह दूसरी तरफ करके कह रही है हाँ हाँ माय हस्बैंड, मैंने तुमको ये पैसे देने हैं, ये मैं लंदन से पढ़ के मैंने तुमको ये पैसे देने हैं। तो क्लियर। लेकिन जब हम क्या स्टार्ट करेंगे? कंसोलिडेशन। तो शोहर को हम अकेले में ले जाएंगे, प्यार से समझाएंगे ना यार छोड़ दे यार। कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हुए हम अकाउंटेंट शोहर को साइड पे ले जाएंगे और साइड पे ना यार छोड़ दे यार, छोड़ दे यार, कंसोलिडेशन करते हुए छोड़ दे, गुस्सा छड़ यार पैसे जान दे यार, बीवी है यार, जान देना, ऐसे ना कर। नहीं मोहतरम मैंने नहीं बोला, और प्लीज बिहेव, क्लास में बैठे आप। बीवी ऑटो पे लगी होगी, बोलेगी मैंने कौन से देने थे, मैंने कौन से पैसे देने हैं, प्लीज। अजीब लोग हैं। अच्छा, डेबिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट ऐसे खत्म कर रहे हैं हम डेबिट करके। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स 1884। 4-5 दिन कंसोलिडेशन को गुजर जाते हैं। 5वें दिन एक बच्चे का मैसेज आता है, सर हम ऐसा क्यों करते हैं, सर हम ऐसा क्यों करते हैं? और भाई कल मैंने कहा था
कि ये पी और एस पहले अलग अलग थे, अब ये दोनों सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है, अब हम इनकी इकट्ठी बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम ये कैंसिलेशन करते हैं, और हमें कुछ शौक नहीं है कैंसिलेशन करने का आपस के बैलेंसेस। तो ये तो हमने जर्नल एंट्री कर ली, बट वी आर नॉट सपोज टू पास इस जर्नल एंट्री इन पेपर, इसकी बजाय हम पेपर में क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो वर्किंग कर लेते हैं पेपर में। डिस्टर्ब कोई नहीं, मोबाइल का उतार दे पीछे से कवर। अच्छा, अब अगर एक बात करूं, आप को बुरा फील ना हो, इधर देखें, आप ना ऐसा किया करें आज के बाद ना, सवाल में जिस तरह मैं कह रहा हूं ना, तरतीब से फिगर्स उतारा करें, आप बोटियों के पीछे ना जाएं, आप बस आंखें बंद करके पीस उठा लें, जो आए खाता रहें। अब आप आंखें बंद करके ना 40 से शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा खोल के देखते रहें फिगर क्या है, बस आंखें बंद करके आप इस फिगर को उठाएं, चल चलिए चल चलिए चल चलिए, एक एक तरतीब से उठाएं। यार ये क्या बात हुई कि हमने अपनी मजे की चीजें पहले चुननी, बोटियां खा ली, आप सोच रहे हैं पिज्जा, यार तू ले ले यार, मेरा भूख नहीं लगी। तो इसलिए ये बात नहीं है कि चुन के इन चीजों को पहले कुछ कर लें और बाद में कुछ करें। मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा पेपर में तरतीब से चीजें लेके चलें। ये क्या है जी, पीटीसीएल की पीपी कितना 40, ये कितना है जी, इनमें तो मसला ही कोई नहीं, इनको एसडीएस लिखे। पीटीसीएल ने सऊदी किंग को कितने पैसे देके यूफोन को खरीदा, ये आपस की ट्रांजैक्शन है, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए इसे फिलहाल वर्किंग वन में ले लें। इन्वेस्टमेंट्स किस साइड पे नजर आ रही हैं, एसेट साइड पे, इनको कैंसिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो जो मर्जी अकाउंट आप नाम रख दें उस अकाउंट को डेबिट, तो ये अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने से 30 से। एक एक करके चीजें उठाते रहे, 20 और 10 जी, आप बहुत आगे पहुंच गए, अभी हम वैसे ही कर पाए हैं। अच्छा जी, ये किसका शेयर कैपिटल, पेरेंट का, ये किसका शेयर प्रीमियम, इन तीनों को मैं इकट्ठा उठा रहा हूं, और ये किसकी रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट की। एक चीज मैंने आपको कही है, वो बल्कि मेरा मशवरा है, फिर इसको ऐसे करें कि यहां लिख लें ताकि कल से याद रहे। यार तेरे लिए ना एक वर्किंग बनाई हुई है, अच्छा कसम से, हाँ तुझे वर्किंग से लेके जाया करेंगे, मेरी सैर हो जाएगी, मुझे क्या चाहिए, तेरे लिए एक वर्किंग बनाई है, तो इसको वर्किंग 3 से रूट करा के लेके जाएंगे, लेकिन आज रूट कराना इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही। अच्छा 50,000 25,000, इसको तो हमने हाईलाइट नहीं किया हुआ ना, इसलिए इसको यहां लिख दें। अब ये मैं कह रहा था रिटेन अर्निंग यहां ना लिखें, एक वर्किंग 3 में क्वेश्चन में कितनी आ रही है 15, और कोई एडजस्टमेंट तो बची भी कितनी, इधर फिर शेयर करा के लाया करने पेरेंट की रिटेन अर्निंग। अब वो जो स्काई ब्लू चीजें कीमती थी, ये वर्किंग 1 के लिए स्काई ब्लू कीमती थी, तो ये वाले अकाउंट फिलहाल क्रेडिट नेचर के हैं, इन अकाउंट्स को डेबिट करना है, तो एडजस्टमेंट नामी अकाउंट को क्रेडिट करना। 18/8। आज एक और बात कर दूं कि इनका ना सब टोटल भी कर लिया करना है, ताकि जरा दिल को तसल्ली हो जाए, 30 वर्सेस 30, इनका सब टोटल भी कर लिया करना है, इसी अकाउंट कर लें 30 वर्सेस 30, तो नो प्रॉब्लम, अकाउंट टैली है। अब जाकर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा वर्किंग 1 का, when I'm starting question number 3। यार प्लीज 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 स्क्रीन की तरफ देखना है, सवाल में इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैंने छुपा दी हैं। 31/12 को हमने सऊदी किंग को फोन किया, माय डियर आई वांट टू बाय यू फोन, डू यू हैव टाइम, ही सेड यस यस आई एम कमिंग गाय, मैं आ रहा हूं। बीवी भी कुछ पैसे मांग रही है, सऊदी किंग ने कहा मेरे को थोड़े बहुत मुझे पैसे को 10-15 करोड़ चाहिए, तो मैं आ रहा हूं। तो अब पीटीसीएल ने सब्सिडरी खरीदने के लिए, पीटीसीएल ने कीबोर्ड खरीदने के लिए इसका ओनर ढूंढा, पीटीसीएल ने सब्सिडरी खरीदने के लिए इसके पुराने ओनर ढूंढे। जैसे ही टेबल टॉक शुरू हुई, तो टेबल टॉक में सबसे पहले पीटीसीएल ने रिक्वेस्ट की, बिस्किट बाद में, ऊंट का गोश्त बाद में, पहले मैं यूफोन की बैलेंस शीट पसंद करूंगी पानी के साथ। तो पीटीसीएल के डायरेक्टर्स ने सबसे पहले मंगवाई यूफोन की बैलेंस शीट, और यूफोन की बैलेंस शीट मंगवा के पीटीसीएल के डायरेक्टर्स ने देखा यूफोन में जान कितनी है, यूफोन में जान कितनी है, अगर आज यूफोन बंद होती है तो इसमें कितनी वर्थ है, तो नजर आया कि यूफोन में 10,000 की वर्थ है। ये अपने ओनर्स को कितना देने को तैयार है, 10,000। पीटीसीएल ने सऊदी किंग को कहा 10,000 ले ले। सऊदी किंग ने कहा यार इतनी तो इसमें वर्थ ऑलरेडी है, बाकी इसका नाम भी है और चीजें भी हैं,
थोड़ा यार कर लो यार, तो थोड़ा थोड़ा कर लो यार, थोड़ा और करो यार। 10,000 वाली चीज है, 10,000 तो इसकी वर्थ तुम्हें नजर आ रही है ना। और अगर नहीं यकीन तो जाओ बाजार में इसका पीपी बेचो, ग्रास में पैसे पड़े हैं, 10,000 तो आज मिल रहे तुम्हें। तो 10,000 तो मैं इसके एसेट भी बाजार में बेच के ले सकता हूं, तो 10,000 लेना क्या कमाल है। तो 10,000 सॉरी भाई, ये डील नहीं हो सकती। पीटीसीएल ने कहा तो 10,000 5-10 रुपए ऊपर से कर लो मेरी तरफ से, 5-10 रुपए से कुछ ना बनेगा, थोड़ा 11 करो। करते 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 बहस 12,000 प्राइस है। अब पीटीसीएल क्यों पागल है कि जिस चीज की वर्थ 10,000 है उसको 12,000 पे करके बाय करे। ऑब्वियसली मोहतरम, कुछ बेनिफिट्स इस वक्त नहीं आते, कुछ बेनिफिट्स फ्यूचर में भी आते हैं, और वो असल बेनिफिट स्टैंडर्ड कहते हैं यूफोन का नाम है जिसकी वजह से आप पैसे देने लगे हैं, एंड दैट इंटेंजिबल इज कॉल्ड एज, बट इट इज नॉट इंटरनली जनरेटेड बाय पीटीसीएल। ये परचेज्ड गुडविल है, ये आप किसी बिजनेस को बाय कर रहे हैं। तो व्हाई वी आर पेइंग 12,000 फॉर अ बिजनेस हुज वर्थ इज, यार ये सवाल ना पूछिएगा, इसके एसेट्स की भी तो मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो सकती है। हाँ हाँ, वो भी कॉन्सेप्ट हमने करना है, एक एक करके क्लासें लेते रहे, वो भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे। फिलहाल सिर्फ सादा सी बात, सब फर्ज कर लें बुक्स में भी एसेट 6,000 के, बाजार में भी इसके एसेट 6,000 के हैं। अच्छा, एक और बात सुनिएगा, किसी कंपनी की वर्थ देखने के दो तरीके होते हैं। किसी भी कंपनी की वर्थ देखने के दो तरीके होते हैं कि ये कंपनी आज दे के कितना जा सकती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैं देखना चाहता हूं वर्थ कि कितनी है वर्थ यूनिलीवर की। तो यूनिलीवर की वर्थ देखने के लिए मेरे पास ये दो तरीके हैं। अगर आज मैं यूनिलीवर के पुराने ओनर्स के पास जाऊं और यूनिलीवर के पुराने ओनर्स को कहूं, पैकेजेस के पुराने ओनर्स को कहूं कि पैकेजेस वालों आप मुझे पैकेजेस की कंपनी बेच दो, तो ऐसी सूरत के अंदर इसकी वर्थ निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मैं इसका कैपिटल, रिजर्व्स, यार ये पता नहीं क्या क्या चीजें आपके सीए फाइनल की चीजें कोई होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, मैं इसके इक्विटी देखूं। मैं क्या देखूं? इसकी इक्विटी। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह होता है कि इसके एसेट्स पकड़ें और उसमें से बकाया लायबिलिटीज, नॉन करंट और करंट माइनस कर दें। तो एक तरीका होता है किसी में वर्थ देखने का, उसकी इक्विटी देखें, और दूसरा तरीका क्या होता है, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज देखें। चलें ये बात इंशाल्लाह कल करेंगे, अगर टाइम मिला तो अभी भी कर लेते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल मुझे बता दें मैंने क्या पसंद किया है, मैंने क्या चूज किया है फिलहाल, कि मैं क्या पसंद कर रहा हूं। मैं उसके एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह पे नजर रखना चाह रहा हूं, या फिलहाल मेरा प्लान है उसकी इक्विटी देख लूं। और आज के बाद हम देखा भी इक्विटी करेंगे। तो बता दें जी, अगर आज यूफोन की वर्थ मैं आपसे पूछूं तो वो कितनी है, लेकिन हम इसके लिए कितने पैसे देने को तैयार हो गए? 12,000। अब आधा मिनट लें, या चले 2 मिनट ले लें, 2 मिनट ले लें, वर्किंग 1 करें, 2 करें, 3 करें, पूरी बैलेंस शीट बना दें। बैलेंस शीट में एक नई चीज आनी है, वो मैं फिर आपको बताऊंगा क्या आनी है। शायद आप लोग खुद ही टैली कर लें बैलेंस शीट। यार मैंने एक चीज आपको कही है, क्या कर रहे हैं? फिगर तरतीब से उतारना शुरू कर दें बस। 50, 6, 12, 18, वर्किंग 1 खोल लें, फिगर तरतीब से उतारना शुरू कर दें। वर्किंग 1 और 3 खोल लें, साथ साथ फिगर उतारते रहें बस। 50 से पकड़ना शुरू करें, और जो अकाउंट टैली ना करे खुद सोचें क्या करना है। वर्किंग 1 टैली नहीं करेगी आज। भाई ये गलत किया ना आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने 50 जमा 6, 18 जमा 4, बीच में वर्किंग 1 खोल के 12 डाले ना। तरतीब से फिगर्स उतारें सारी, एक एक करके फिगर देखते रहे। और जाहिर सी बात है यार, अब चलाए टोटल का पेट्रोल पंप आप खरीदने जाएं तो टोटल का पेट्रोल पंप की लैंड, बिल्डिंग और मशीनें तो नहीं देखेंगे। टोटल का पेट्रोल पंप कहेगा नाम भी तो ये आपका मैं दूंगा, फिर उसके प्राइस गुडविल भी पे करेंगे आप। ओके, डन। टैली होगी, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री नहीं करने की जरूरत, अब जर्नल एंट्री छोड़ें। चलिए दिल करे तो जर्नल एंट्री किताब में मैं कर देता हूं। किसकी किताबों में इन्वेस्टमेंट आ रही है? पीटीसीएल। इस इन्वेस्टमेंट को क्या कर दूं? क्रेडिट।
किसकी किताबों में इक्विटी आ रही है? सब्सिडरी। इसे क्या कर दूं? डेबिट। एंट्री कितने रुपए से आउट हो रही है? 2 रुपए से। गुडविल डेबिट साइड पे आ जाएगी। बैलेंसिंग कितने रुपए? 2 रुपए। ये जर्नल एंट्री आपने अगर करनी है तो कर लें, लेकिन मैं ये जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, मैं ना वर्किंग वन कर दूंगा इसकी जगह। मैं इंस्टेड ऑफ दिस वर्किंग वन करूंगा। ओके चलिए जी, एक एक फिगर को उतारना है। 50 जमा 6, पचास जमा 6। ये 12,000 रुपए हमने सऊदी किंग को पे किए हैं, इसलिए सब्सिडरी को नहीं मिले होंगे, सऊदी किंग के जेब में गए हैं। हमने एंट्री की होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जैसे भैंस खरीदते हैं तो भैंस को पैसे नहीं देते, काऊ खरीदते हैं काऊ को पैसे नहीं देते। समझ आ रही है बात? उसके पुराने ओनर को देते हैं। तो सब्सिडरी खरीदते हैं तो सब्सिडरी को पैसे देते हैं या उसके पुराने ओनर को? पुराने ओनर को। 12,000 रुपया प्राइस पे किया आपने, 12 इधर आ गया। नेक्स्ट करंट एसेट्स 18 प्लस 4। यार इसके दरमियान में ना मैं एक जगह छोड़ रहा हूँ, एक लाइन छोड़ रहा हूँ इसके दरमियान में। जिन्होंने नहीं छोड़ी वो नीचे लिख दीजिएगा, लेकिन अब खैर है, बेहतर है यहाँ लाइन छोड़ें एक। ओके, शेयर कैपिटल 40, 30 और 10। मुझे आज भी शेयर कराओगे? हाँ गाय, तुम्हें आज भी शेयर कराएंगे। मुझे वर्किंग 3 में ले जाया करो। हाँ ठीक है, तुम्हें ले जाया करेंगे। चल 40, 30 और 10। 40, 30 और 10। और ये 10 में इन द एंड कोई मसला नहीं आना, ये क्योंकि सवाल में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 10 पे चलो, ये तो बीच में ऐसी एक चीज हम कर रहे हैं। आगे चलें जी। 7, 2 और 1। 7, 2 और एक काम अब आपने किया करें जो मैंने पिछले सवाल में मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। इसका क्या करना है? टोटल। अब ये 2 से आउट हो गई, तो उर्दू में आपने घर में बात करनी है अपने से। 10 रुपए वाली सब्सिडरी 12 में खरीदी। 10 रुपए वाली सब्सिडरी, तो 2 रुपए किस लिए दिए? गुडविल की मात्रा। बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आ रही है। ये गुडविल तो एसेट होता है, क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? गुडविल तो एसेट होता है, क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? नहीं, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यहाँ का धोखा है। ऊपर देखें, जर्नल एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल डेबिट। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल डेबिट। अब दो की जर्नल एंट्री पोस्ट करें, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। और आपको एक चीज फाइनल अकाउंट में याद होगी, जो फिगर सवाल में हम खुद निकालते हैं ना कहीं बैलेंसिंग, उसकी डबल एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट और गुडविल। हाँ, वर्किंग 1 भी मोहतरम यूज हुआ करेगी, वर्किंग 1 से आएगी। कितना? बस खत्म। 50 जमा 6 20। डेटा सवालों का सेम लग रहा है, वो थोड़े कॉन्सेप्ट देना था। यार एक बात साथ साथ नोट करते जाएं आप। पेरेंट एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 31 दिसंबर। ये कौन सी डेट है? और ये कौन सी डेट है? कंसोलिडेशन डेट। ये कौन सी डेट है? कंसोलिडेशन डेट। क्लियर? और हमने इसको फुली ऑन किया या पार्शली ऑन किया? फुली ऑन किया। क्लियर? तो ये सवाल आपका होमवर्क में हो जाएगा, अभी करने का टाइम नहीं, मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन 4, उसमें क्या है यार, इधर 30 पड़ा हुआ है, इधर 25 पड़ा हुआ है, तो देख लीजिएगा क्या करना है। गुडविल आ जाएगी 5 की। क्वेश्चन 4 होमवर्क में। ना यार, क्वेश्चन 5 हो नहीं सकता, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट आप मैं देने लगा हूं। क्वेश्चन 5 हो नहीं सकता आज। ये कौन सी डेट है जी? एक्यूजिशन। और ये कौन सी डेट है जी? कंसोलिडेशन डेट। क्लियर जी? फुली ऑन कर रहे हैं, पार्शली ऑन। तो मैं अभी आपको इन फिगर से नहीं खिलवा रहा, इन फिगर से कल खेलेंगे, क्वेश्चन 5 में। लेकिन मुझे बताइए, मैंने 90% खरीदा है या 100% खरीदा है? तो क्वेश्चन 5 में ना एक डायग्राम आज हम बनाएंगे। किसको खरीदा जाने लगा? यूफोन को।
कुछ इसके हैं न्यू ओनर, कुछ इसके हैं ओल्ड ओनर्स। क्लियर? अच्छा, ओल्ड ओनर्स ना मैं दो ले रहा हूं, सऊदी किंग और इमरान खान। इमरान खान बीइंग अ गवर्नमेंट नहीं, बीइंग एन इंडिविजुअल समझे, सऊदी किंग और इमरान खान। असल में क्यों ना करे किताब। अच्छा, असल में हुआ ये था कि जिसको कोई यूफोन बनी थी ना चंद साल पहले, कोई 1990s की बात है, तो नहीं पीटीसीएल 1970s में बनी थी, मैं यूफोन की बात कर रहा हूँ। उसमें यूफोन जब बनी थी ना, तो सऊदी किंग ने बाहर से पैसा लाया था, तो सऊदी किंग ने सोचा यार इधर के एडमिन के मैटर्स वगैरह भी संभालने हैं, तो कोई बिजनेस का ओनर बीच में डालते हैं। और तो इसने इमरान खान से बात की, उसने कहा हाँ इंशाल्लाह 1992 में मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, तो टेंशन ना ले। फिर मेरी बड़ी सुनो, 1990 में आया, तो 1992 में इंशाल्लाह मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, तो टेंशन ना ले, मैं और तू मिलकर पैसा डाल लेते हैं। तो 90 करोड़ रुपया डाला था सऊदी किंग ने, और 10 करोड़ डाला था इमरान खान ने, और इन्होंने पैसे डाल के फ्रेश ताज़ा खस्ता यूफोन अपने हाथों से बनाई थी। यूफोन का नाम नहीं एग्जिस्ट करता था। ये हैं यूफोन के कौन से ऑनर? पुराने ऑनर। ये हैं यूफोन के। पीटीसीएल ने अप्रोच किया सऊदी किंग को, हबीबी आई वांट टू बाय यूफोन। उसने कहा यार मैं यूफोन बेच तो सकता हूं, लेकिन जाहिर बात है मैं आपको जितनी मेरी है उतनी बेच सकता हूं, इससे ज्यादा बेचने का हक नहीं रखता। बाकी आप इमरान खान से बात कर लो अगर आप 100% खरीदना चाहते हो, मेरे कब्जे में तो ये बात नहीं है। तो पीटीसीएल ने इमरान खान को फोन किया, इमरान खान ने कहा चलो भागो भाई, मैं नहीं बेच रहा, मैं अपना हिस्सा बरकरार रखना चाहता हूँ। अब मजबूरन हम सऊदी किंग से सिर्फ कितने % बाय कर सकेंगे? जितना उसके पास है। अब न्यू ओनर्स आप मुझे उनके नाम बता दें। एक्सलेंट। पीटीसीएल कितने %? एंड इमरान खान तो वहीं रहेगा ना। घर में 2 बंदे हों, अब उनमें से एक को निकाल दें, दूसरा तो उधर ही है ना। इमरान खान कितने %? 10%। अच्छा जी, यूफोन खरीदी जा चुकी है, नए ओनर का मतलब ही ये है खरीदी जा चुकी है। तो ओल्ड ओनर को फारिग करें, ओल्ड ओनर से हमने कुछ नहीं करना होता, मैं न्यू ओनर्स की अब सारी बातें करूंगा। यूफोन को क्या कहेंगे? सब्सिडरी। यूफोन को क्या कहेंगे? क्योंकि पीटीसीएल इसको इसलिए सब्सिडरी कहेगा कि पीटीसीएल ने इसके पहले कल बात हुई थी 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदने हैं और पीटीसीएल का कब्जा है इसके ऊपर। अब अगर इमरान खान कहेगा ना कि यूफोन ने यहाँ खंबा नहीं लगाना, तो पीटीसीएल कहेगा वोट कर, वोट डाल। पीटीसीएल 90 वोट अपने आप को डालेगा, इमरान खान 10 वोट अपने आप को डालेगा। यार हाथ ना ही वोट डलवाया कर, तेरी चलनी है सारी। तो ना चाहते हुए भी किसकी चल रही है? इमरान खान जो मर्जी कर ले, इसकी नहीं चल सकती जब तक 10% शेयर है इसके पास। क्लियर? अच्छा, अब पीटीसीएल कौन है जी? बताते रहे, नाम बताते रहे जरा। पेरेंट इमरान खान ने कहा यार मेरा नाम भी कोई रख दो, मेरा नाम भी कोई रख दो। यार तेरा कंट्रोल नहीं है, तेरा तो कंट्रोल ही नहीं है, तेरा यूफोन पे कोई कंट्रोल नहीं है, तेरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है। नॉन का लफ्ज हमारी तरफ से डाल ले, नॉन कंट्रोलिंग बंदा। तू हमारी नजर में नॉन कंट्रोलिंग बंदा है, तेरा क्या कंट्रोल है? तेरी चलती नहीं है, तेरी चलती नहीं है। जैसे खाला के अम्मी को कहती है तेरी कहां चलती है इस घर में, और अम्मी और ज्यादा तो इमरान खान के पास हमने जाके क्या कहा? ओ इमरान खान, और फूफो आगे अबू कह रही होती है तेरी कहां चलती है, लड़ाइयां बढ़ाया ना। तो मोहतरम बताएं जी किसकी नहीं चलती यहाँ पे? तो किसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है? पीटीसीएल के पास। किसका इंटरेस्ट है बिजनेस में? इंटरेस्ट से मुराद इंटरेस्ट इनकम वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट से मुराद शौक समझ लें। किसका इंटरेस्ट है बिजनेस में, लेकिन इंटरेस्ट इतना नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके? इमरान खान। तो इमरान खान का नाम आज लिखें, ये मैंने आप लोगों को सोचा हुआ था बताने, तो ये नाम लिख लें, फिर क्लास खत्म है। होमवर्क आज कोई नहीं है, क्वेश्चन 1 2 3 4 जो ऊपर वाले हैं उन्हीं को दोबारा नजर मार लीजिएगा। खत्म करो।